वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम करने वाले हैं वो वाला मॉक टेस्ट सॉल्व जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पब्लिश किया है। मतलब एनटीए की वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे, सीयूईटी में जहां तुमने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म भरा था, तो उन्होंने 6 सर्वर से सारे के सारे 6 सर्वर एक ही दे रहे हैं मॉक टेस्ट। हम वही मॉक टेस्ट आज सॉल्व करने वाले। एक और बात बता दूं, ये मॉक टेस्ट तुम लोग को सिंपल लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अगर सिंपल लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पर याद रखना हमेशा एक लेवल ऊपर के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि जब तुम एग्जाम हॉल में जाओ तो तुम सारे जब क्वेश्चंस देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे इससे तो सिंपल सॉल्व किए हुए हैं, ये तो आता ही है। ठीक है, तो चलो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, एनटीए द्वारा पब्लिश किया हुआ मॉक टेस्ट। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। उसी में से एक एंट्रेंस एग्जाम है सीयूईटी। तो हमें ये एग्जाम क्रैक करनी है, क्रैक करना ही है क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छी रैंक लाना भी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, जब तुमको लग रहा है कि मैम ये मॉक टेस्ट तो हमने सॉल्व किया है, सिर्फ अब डिस्कस करना बाकी है, हम जब मॉक टेस्ट सॉल्व करें हमको बहुत ईजी लग रहा है, तो एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारा मेन एंट्रेंस एग्जाम का पेपर जो सीयूईटी का पेपर है बायोलॉजी का, अगर बायोलॉजी नहीं, ये रूल किसी भी सब्जेक्ट के लिए फॉलो होता है, अगर पेपर आया बहुत इजी तो याद रखो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, और अगर पेपर आया टफ तो कट ऑफ नीचे जाएगा। पर हमको क्या करना है, हमको रहना है उस टॉप 20 वाले परसेंटेज में, क्योंकि अगर तुमको अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी चाहिए तो ट्राई करो कि किसी और से कंपीट करने से बगैर वो मार्क्स से कंपटीशन रखो कि जितने मार्क का पेपर है उतना फुल ऑन फुल आए। ठीक, चलो तो आज का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। 50 क्वेश्चन है, वापस ऑप्शन दिए जाएंगे कि कोई 40 करो, पर अभी हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे 50 सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का मॉक टेस्ट वापस कितने मार्क्स का हो जाएगा? 250 मार्क्स का। वापस जब सॉल्व करो तो करेक्ट वाले को क्या करोगे, +5 लगाओ, गलत जो करोगे -1 लगाओ। अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, कुछ गड़बड़ है, तो छोड़ दो। गलत अटेम्प्ट करने से बेटर है उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, चलो तो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन देखो, अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन शो कर रही हूं ना, तो जरा वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो। अगर जो भी तुम्हारा ऑप्शन है उसको साइड में लिखो, फिर वीडियो को प्ले करो, फिर जो भी मैं बोल रही हूं उसको सुनो। ठीक है, अगर सही आंसर निकल रहा है तो उसको दो +5, गलत आंसर है तो ईमानदारी से -1 कर लेना। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल हनी बी, क्या करेंगे हम, कीवर्ड्स को करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, मेल हनी बी आर प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस। जल्दी बताओ पार्थिनोजेनेसिस से क्या याद आया? जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म की या दूसरे गैमेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब अनफर्टिलाइजेशन बेसिकली, मतलब फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहा है तो उसको हम सीधे से क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो हमें पता है मेल हनी बी पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। वो हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, मतलब सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। मतलब फीमेल ने एक हैप्लॉइड से हैप्लॉइड अगर अपने से आधा करके बना दिया तो पूरा जो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो कौन बन गए, हमारे ड्रोन्स बन गए, जिनको हमने मेल हनी बी बोला, जिनको हम ड्रोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। विच टाइप ऑफ सेल डिविजन इज फाउंड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ऑफ मेल बी। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है बहुत ईजी, सिर्फ उन्होंने थोड़ा तरीका अलग पूछ लिया है। उन्होंने बोला कि तुम सब लोगों को पता है कि जो मेल हनी बी है वो पार्थिनोजेनेसिस से बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए उसमें 16। अब मैं बोल रही हूं कि इसको, अब जो ये मेल तुम्हारा क्या हनी बी है, उसको अपने गैमीट्स बनाने, मतलब उसको स्पर्म बनाने, तो याद करो अब ये खुद ही आधा है, n है, तो ये किस तरीके से गैमीट्स बनाएगा? अगर याद होगा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझ में आया कि क्या पूछ रहे हैं? अगर देखो याद होगा, ह्यूमन का केस ले लो, तो ह्यूमन में सब लोग फर्टिलाइजेशन से ही पैदा होते हैं, कोई पार्थिनोजेनेसिस वाला कंसेप्ट नहीं है। हाँ, है ना? तो सबके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 फीमेल में हो गए, 46 हो गए मेल में। ठीक, अब ये 46 का क्या किया जाता है, आधा किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो लो भैया 23 हो गए, क्योंकि एट द एंड ये हुआ तुम्हारा ओवम। ठीक है,
ओवम और ये हुआ तुम्हारा स्पर्म। अब ये दोनों मर्ज होके वापस जाइगोट बनेगा जो वापस 46 बन जाएगा। देखो 46 46 करेक्ट। अब मैं ये बोल रही हूं पर ये तो तब हो रहा है क्योंकि इसमें यहां इस वाली प्रोसेस में मेल्स एंड फीमेल्स में ये 46 वाला नंबर को आधा किया गया, मतलब डिप्लॉयड का हैप्लॉयड किया गया, तब जाके तुम्हारा मेन नंबर आया। अब मुझे सेम लॉजिक यहां लगा के बताओ। अब मैं ये नहीं बोल रही हूं कि जो अगली जनरेशन है वो फीमेल पैदा करवानी है कि मेल पैदा करवानी है कि फर्टिलाइज की नॉन फर्टिलाइज, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सीधा सा लॉजिक अगर तुम यहां का लॉजिक यहां लगाओगे तो जब मेल खुद की बॉडी सोमैटिक सेल्स बने हुए थे 2n के मतलब 46 के, तो उसको आधा करना था इसलिए उसने किया मेयोसिस, तो नंबर हो गया आधा क्योंकि मेयोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पहली प्रोसेस होती है उसमें मेयोसिस होता है। ठीक, अब मैं बोल रही हूं कि हनी बी के मेल के केस में मतलब ड्रोन्स के केस में उनके नॉर्मल सेल्स ही 16 है, आधे पहले से ही आधे हैं। क्यों आधे? क्योंकि वो कैसे पैदा हुए थे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, मतलब आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम आए नहीं था, सिर्फ आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम आया, उस वजह से वो मेल हो गए। याद करो तुमने ये पढ़ रखा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, तो उसमें तुमने हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर डिप्लॉइड हुआ तो फीमेल, अगर हैप्लॉइड हुआ तो मेल, तो मेल तो खुद बना है पार्थिनोजेनेसिस से। क्लियर? अब पार्थिनोजेनेसिस से बना मतलब उसके पास आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है। अब बताओ, अब उसको अपनी अगली जनरेशन को बनाने के लिए जो गैमीट्स चाहिए उसमें हम क्या करते हैं? हमेशा आधा रखते हैं ना कि नहीं? देखो अब यहाँ पे आधा सेट जाता है, 23 जाता है, क्योंकि फीमेल साइड से भी 23 मिलेगा, फिर जाके वापस ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर पहुंच जाएगा। पर ये क्या है? एक्सेप्शन है। पर फिर भी इसको मतलब जो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए, अब 16 नंबर, अगर मैं 16 क्रोमोसोम नंबर है मतलब इस मेल पार्थिनोजेनेसिस से मिला है, मतलब इसको मिला होगा इसका आधा सेट ही। करेक्ट? मतलब ओरिजिनल कितना हुआ? 16 × 2 जितना आएगा तुम्हारा, कितना आएगा जल्दी बताओ? 32। तो 32 तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर हुआ किसमें? हनी बी में। अब तुमको वापस 32 नंबर बनाना है, मतलब अगर सपोज करो फीमेल होगी 32 वाली, तो वो वापस हाफ करेगी, मियोसिस करवाएगी, उसको 16 बनाएगी, फिर 16 मिलके वापस 32 बनेगा। पर यहां तो भैया पहले से ही जो सोमैटिक सेल्स हैं, पहले से ही जो पूरे बॉडी के सेल्स हैं, वो कितने क्रोमोसोम है उसमें? हैप्लॉइड नंबर ही है। तो अब इसको क्या और आधा करोगे? नहीं, एज इट इज नंबर चलने दोगे। तो जब ऐसा टाइप का डिवीजन जहां पे सेम क्रोमोसोम नंबर पास होता है अगली प्रोजेनी में, उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं कि माइटोसिस बोलते हैं? माइटोसिस, इक्वेटोरियल डिवीजन। हुआ क्लियर? तो ध्यान से देखोगे, अब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहे। उन्होंने क्या किया? तुमको पहली वाली लाइन में उलझा दिया और नीचे वाला फिर कंफ्यूज हो गए। वो बोल रहे हैं कि मेल हनी बी पार्थिनोजेनेसिस से पैदा हुई, ठीक है, मतलब उसके पास आधे सेट ऑफ क्रोमोसोम आए, आधे सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर 16 है। 16 क्या है? n नंबर है। हमको पता है कि एट द एंड जो गैमीट्स होते हैं वो भी n नंबर के होते हैं, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे गैमीट्स जो है वो n नंबर के होते हैं, और फिर वापस जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो 2n बनता है। अब ये पहले से ही n है, क्या उसको और n क्या n/2 करोगे? n/2 तो कुछ होता नहीं है, या तो 2n होता है जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं, जो नॉर्मल में हमारे सारे बॉडी के सेल्स रहते हैं। पर इस केस में मेल हनी बी की केस में ये डिफरेंट होता है क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस से पैदा हुआ है, आधा ही सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गया, तो ये हो गया n। अब वो उसका आधा तो नहीं करेगा, जो नंबर है उसी को एज इट इज आगे पास ऑन कर देगा। तो ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर या जेनेटिक नंबर मटेरियल सेम रहता है इन पेरेंट्स एंड इन ऑफस्प्रिंग, उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। यही तो पूछ रहे हैं वो, ये देखो। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ कि मेल हनी बी आर प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस। करेक्ट, मतलब n है, n आधा सेट से बनी हुई है। अब बताओ कि उसमें मतलब जब मेल हनी बी में गैमेटोजेनेसिस होगा, मोर पर्टिकुलरली स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में किस टाइप का सेल डिवीजन होगा? तो होना चाहिए था तो उसका आधा, पर तब होना चाहिए था आधा जब तुम्हारा सोमैटिक सेल, या जो तुम्हारा सोमैटिक सेल ना बोल के जो तुम्हारा मेन ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड कंडीशन में हो। पर यहां तो वो खुद मेल हनी बी क्या है? हैप्लॉइड कंडीशन में। तो हैप्लॉइड का वो हैप्लॉइड ही कंटिन्यू करेगा, इसलिए सेम नंबर ऑफ डिवीजन चलेगा। सेम नंबर ऑफ डिवीजन को बोलते हैं इक्वेटोरियल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर या जेनेटिक मटेरियल सेम चलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। हुआ क्लियर? मियोसिस क्यों नहीं? क्योंकि मियोसिस में तो वापस रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया n/2 जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। क्या 1/4 दोगे क्या आगे वाले को? नहीं, तुमको वो n ही देना होता है। ठीक है, एमाइटोसिस नहीं, और क्लीवेज नहीं, क्लीवेज तो नहीं। ठीक है, हुआ क्लियर? चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which of the following
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब एसटीडी डज नॉट, तो डज नॉट हुआ क्या तुम्हारा कीवर्ड। आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे हैं अंडरलाइन करना, पर जो मॉक टेस्ट है उसमें तो उन्होंने कंप्यूटराइज्ड है। हाँ कंप्यूटराइज्ड है, तुमको रफ शीट मिलती है कि नहीं, वहां पे तुम्हें ऑप्शंस भी दिए रहते हैं कि अगर तुमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो रेड मार्क में दिखेगा, है ना, अगर ये रिव्यू करना है तो ब्लू कलर में दिखेगा। तो ये भी अपन को याद करना है। और अगर ऐसे मतलब कंप्यूटर को देख के, स्क्रीन को देख के भूल रहे हो तो मैनुअली पेज पे लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन वापस जाके रिविजिट करना है, ठीक है। अब देखो, इसलिए सिंस वो क्वेश्चन स्क्रीन पे रहेगा तो बहुत आराम से एक ही बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पर बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक। देखो जरा, which of the following STD sexually transmitted disease does not specifically affect sex organ। अब ये चारों क्या है, तुम्हारे STDs हैं, पर उसमें से पूछ रहे बताओ इन चारों में से कौन सा STD तुम्हारे सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता। अगर याद होगा तो एज इट इज क्वेश्चन हम अपने मॉक टेस्ट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, शायद मॉक टेस्ट नंबर 2 या 3 में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन एनटीए पब्लिश कर रहा है, मतलब मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। तो अगर याद करो एड्स में कौन इफेक्ट होता है, तुम्हारे टी लिम्फोसाइट, मोर स्पेसिफिकली टी हेल्पर लिम्फोसाइट, और दूसरा कौन होता है, मैक्रोफेज, जो क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये दोनों बताओ किसके पार्ट है, ये तो इम्यून सिस्टम के पार्ट है। तो ये इम्यून सिस्टम के पार्ट है, पूछा है उन्होंने बताओ कि सेक्स ऑर्गन इफेक्ट ना हो, तो यही तो आंसर आ गया, ठीक है। फिर भी आगे देख लेते हैं। अब देखो गोनोरिया, जेनिटल हर्पीस और ट्राइकोमोनासिस, इन तीनों कंडीशन में जो जेनिटल ऑर्गन रहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया रहता है, साथ में जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं, उनमें इंफेक्शन होता है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है इन चारों में से कौन सी बीमारी में, कौन से एसटीडी में सेक्स ऑर्गन इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो सीधा सीधा आंसर है तुम्हारा एड्स, क्योंकि एड्स में तुम्हारे इफेक्टर सेल कौन से रहते हैं, टी हेल्पर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। याद करो मैंने बताया था टी हेल्पर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अगर भूल रहे हो तो लिख लो, मैक्रोफेज को डैश लगा के लिखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बहुत बार इसको एपीसी के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और टी हेल्पर लिम्फोसाइट अगर याद होगा तो मैंने बताया था ये हमारी बॉडी की कमांडर हैं। जो बोलेगा, कमांडर जो बोलेंगे कि भैया यहां हमला करो, तो पूरी की पूरी डब्ल्यूबीसी चली जाएगी वहां हमला करने। कमांडर ने बोला वहां हमला करो, तो पूरी डब्ल्यूबीसी वहां चली जाएगी अटैक करने। पर एड्स में जो वायरस है वो हमारे कमांडर को ही क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है। अब डब्ल्यूबीसी तो पूरी तैयार है अटैक करने के लिए, पर उनको बताने वाला ही नहीं है कि यहां अटैक करो, वहां अटैक करो, लो तो कुछ मतलब ही नहीं रहा। याद आया। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इन चारों में से, चारों के चारों एसटीडी है, इनमें से कौन से बीमारी में क्या नहीं होता, सेक्स ऑर्गन इफेक्ट नहीं होते। तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ गया एड्स। एड्स किसके कारण होता है, एचआईवी के कारण। कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस। जल्दी बताओ, सबसे पहले वो इन्फेक्शन कहां कराता है, सबसे पहले वो अटैक करता है मैक्रोफेज में, फिर वो अटैक कहां करता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट में, और वो टी हेल्पर में अटैक करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जब तक आपकी इम्यूनिटी एकदम ही वीक ना हो जाए, ठीक। और फिर वो इंसान नॉर्मल कफ एंड कोल्ड से भी मर सकता है, इतना ज्यादा उसको इन्फेक्शन हो जाता है। सोचो मैं कंटिन्यूसली तुमको बोल रही हूं, बता रही हूं, एक्सप्लेन कर रही हूं, कंटिन्यूस एयर के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस मेरे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तुम सुन रहे हो, तुम खा भी रहे होगे कुछ लेक्चर सुनते सुनते, तो कंटिन्यूसली उस खाने के थ्रू या सुनने के थ्रू या बात करने के थ्रू बहुत सारे माइक्रो तुम्हारे भी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। पर हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस हैं, वो हमारे कमांडर है टी हेल्पर लिम्फोसाइट, जो कंटिन्यूसली बता रहे हैं इसको मारो उसको मारो, तो हम बीमार नहीं पड़ रहे। आई बात समझ में। अब बेचारे एड्स का जो पेशेंट रहता है उसमें कमांडर ही गायब, तो बताने वाला ही कोई नहीं, इंस्ट्रक्शन देने वाला ही कोई नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। फिर सिंपल सी बीमारी से भी वो क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है। हुआ क्लियर। तो इसमें कौन सा आंसर आया, एड्स। क्यों, एड्स में कौन इफेक्ट हो रहा है। अब देखो स्क्रीनशॉट लेते चलो, साथ साथ में अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा है तो लिखते भी चलो, ठीक है। तो एड्स में कौन इफेक्ट होता है, मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर लिम्फोसाइट। हो सकता है यही जो हमने अभी रिवाइज किया, ये अगले फॉर्म में जब एक्चुअल में एग्जाम देने आओगे वही क्वेश्चन में आ जाए कि मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर लिम्फोसाइट आर अटैक, बोथ आर अटैक इन विच काइंड ऑफ डिजीज among the listed below। अब उसमें एड्स रहेगा और भी कुछ और कॉम्बिनेशंस में रहेगा। हुआ क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ तुम्हारा, कीवर्ड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फॉर प्रोसेस ऑफ एचआरएनए इन यूकैरियोट्स। अगर याद होगा एचआरएनए, जो यूकैरियोट का आरएनए रहता है, वो उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी अलग होती है। क्यों, याद करो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में अंतर बताया था मैंने।
प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए रहता है पूरा का पूरा काम का होता है, तो उसका जो एमआरएनए बनता है वो भी पूरा काम का बनता है, एकदम जो बनता ही है वो फुल एंड फाइनल प्रोसेस्ड वन बनता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत नहीं होती। और बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ पीछे क्या शुरू होने लगता है, ट्रांसलेशन भी शुरू होने लगता है। अच्छा, एक और चीज, प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है वो कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि कोई कंपार्टमेंट तो है ही नहीं। अब पर यूकैरियोट में क्या अंतर रहता है, सबसे पहले तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहां होगा, तुम्हारे न्यूक्लियोप्लाज्म में, फिर जो एमआरएनए बनेगा वो ट्रैवल करके कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेशन के लिए। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। अगर मैं बात करूं कि जो एमआरएनए बना है, तो सबसे पहले जो एमआरएनए बनता है यूकैरियोट में, उसमें कुछ काम की चीज होती है जिसको एक्सॉन बोलते हैं, और कुछ बकवास चीजें होती है जो बीच बीच में करती रहती। तो बीच बीच में करने वाले को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स, जो इंट्रूड कर रही है ना, बीच बीच में आ रही है। तो एक्स्ट्रा स्टेप क्या हो गई कि सबसे पहले जो बीच बीच में कर रहा है उसको हटाओ, मतलब इंट्रॉन्स को हटाओ। तो इंट्रॉन्स को हटाने को क्या बोलते हैं हम, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टोपी लगाते हैं और पूंछ लगाते हैं। ऐसे याद कर लेना कि सबसे पहले जो बीच बीच में कर रहा है उसको हटाया, स्प्लाइस किया, उसके बाद टोपी लगाई और पूंछ लगाई। तो टोपी किसकी लगाते हैं, मिथाइलेटेड कैपिंग, कैपिंग बोलो, ठीक है, जो 5' एंड पे कैपिंग होती है। और बाद में टेलिंग की जाती है पॉलीएडेनाइलेट की, ठीक हुआ, क्लियर। अब देखो वही वो पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस जमाओ, लो हमने तो आंसर भी बोल दिया, फिर भी देख लेते हैं। चलो, कैपिंग, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड। बहुत बार मिथाइल गुआनो करेक्ट है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलना, पर कहीं कहीं तुम्हें क्वेश्चन में मिथाइलेटेड कैप भी मिलेगी, वो सिर्फ इसी वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं, वो भी सही है, दोनों सही है। तो अगर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा है तो वो भी सही, क्योंकि वो पूरा टेक्निकली पूरा करेक्ट नाम है, और शॉर्ट नेम बहुत बार उसको मिथाइलेटेड कैपिंग बोल देते हैं, तो वो भी सही। स्प्लाइसिंग वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव, अरे सबसे पहली स्टेप तो यही होगी, मतलब तुम्हारे ऑप्शन में सबसे पहले क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। चलो लगाते हैं इसी से डिडक्शन मेथड, तो बी सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ ए लिखा है, हटाओ इसे, हटाओ इसे, लो तुम्हारा केबीसी जैसा 50-50 ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था, कैपिंग होती है, किसकी कैपिंग होती है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5' मतलब बी के बाद तो ए ही आना चाहिए। देख लो यहाँ बी के बाद सी है, हटाओ इसे, बी के बाद ए है, बिल्कुल सही। और आखिरी में क्या होता है, टेलिंग होती है। अब एडेनाइलेट रेसिड्यू आर एडेड। अब मैंने बोला पॉली एडेनाइलेट, वो भी सही है, क्योंकि उसी को बहुत बार देखो, बहुत बार एडेनाइलेट बोलते हैं, बहुत बार पॉली ए टेल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और बहुत बार पॉली एडेनाइलेट भी बोलते हैं। तीनों वर्ड्स करेक्ट है, उसमें कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सबसे पहले क्या आएगा, बी, फिर आएगा तुम्हारा ए कैपिंग, फिर फॉलोड बाय टेलिंग। हुआ क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्लाइनफेंड्रल सिंड्रोम, जस्ट इतना ही बोला, कौन सी कंडीशन याद आई, ये कैसा डिजीज है, ये डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नंबर में हो जाता है, इसलिए बीमारी है। तो बेसिकली होता तो ये कौन है, मेल है, मेल है मतलब लिख दिया XY, बट प्यूबर्टी के आते आते इसमें क्या हो जाता है, फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, मतलब गायनेकोमेस्टिया। अगर याद आ रहा होगा, मॉक टेस्ट में भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, सोचो कितना सिमिलर चल रहा है हमारा मॉक और एनटीए का जो मॉक दे रहा है। एनटीए के मॉक के क्वेश्चन, अभी तक ये दूसरा क्वेश्चन, हम चौथे क्वेश्चन पे हैं, और दूसरा क्वेश्चन सेम मैच कर रहा है जो हम मॉक में पढ़ रहे हैं, पर उसका लैंग्वेज अलग है, और कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये 2 बार आया था तुम्हारे मॉक में कि क्लाइनफेंट्रल सिंड्रोम में किस, वो मतलब जब मॉक में आया था कि बताओ कि क्लाइनफेंट्रल सिंड्रोम में किस टाइप का जीनोटाइप होगा, ये क्वेश्चन था। तो याद करो, और एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था कि ऐसा सिंड्रोम जिसमें उन्होंने नाम पूछा था क्लाइनफेंट्रल का, जिसमें बेसिकली तो वो मेल है पर फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो गए, गायनेकोमेस्टिया होने लगा, और साथ में वो स्टेराइल है। फिर 4 ऑप्शंस दिए थे जिसमें टर्नर था, क्लाइनफेंट्रल था, एडवर्ड था और डाउन सिंड्रोम था, अगर याद आ रहा होगा तो। देखो वो सेम वही क्वेश्चन है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि एक इंसान को क्लाइनफेंट्रल सिंड्रोम है, अब हमको पता है टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। अगर इसको बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, 23 पेयर, करेक्ट, जिसमें से 22 पेयर क्या रहते हैं, 1 से लेके 22 ऑटोजोम्स, ठीक है, और बाकी कौन से रहते हैं, 23rd पेयर कौन सा रहता है, सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें क्या मैंने बोला, बेसिकली वो तो मेल रहेगा, मतलब XY तो रहेगा, बट फेमिनाइन कैरेक्टर क्यों आते हैं, गायनेकोमेस्टिया क्यों होने लग रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, Y नहीं, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मतलब कंडीशन कैसे हो गई, XXY, मतलब ये 22 तो रहेंगे, 22 पेयर बोलो, या फिर बोलो सीधे सीधे 44 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। बोलना है तो पूरा बोलो कि 22 पेयर रहेंगे या फिर
फिर 44 क्रोमोसोम रहेंगे प्लस XXY कंडीशन, क्योंकि ओरिजिनली तो वो XY प्लस X। तो देख लो, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। कौन सी कंडीशन है? 44 ऑटोसोम्स। याद करो, मैंने बताया था क्रोमोसोम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 23rd पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्या है? X है, ये आ गया। और क्या है तुम्हारा ऑप्शन? 44 ऑटोसोम प्लस XXY। हुआ क्लियर? चलो अब बाकी का भी डिस्कस कर ही लेते हैं, अब कर ही रहे हैं तो। अच्छा ये बताओ, 44 ऑटोसोम एंड XO ये कौन सी बीमारी की प्रॉब्लम होगी? अगर याद होगा, ये है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में बाय बर्थ तो वो फीमेल रहेगी, बट उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर अंडर डेवलप रहेंगी, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके बाद जितने भी ओवरीज रहेंगी वो अंडर डेवलप रहेंगी। याद आया? वो भी स्टेराइल रहेगा, ये भी स्टेराइल, ये भी स्टेराइल। बस उसमें क्रोमोसोम 1 से लेके 22 एकदम प्रॉपर है, पेयर 22 पेयर प्रॉपर है। उसका डबल मतलब 44 ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम 23rd होता है। एक एक्स हुआ पर एक एक्स है ही नहीं, तो 0, तो X0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। इसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। टर्नर सिंड्रोम पे भी हम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलो अगली कंडीशन बताओ। उन्होंने बोला है 45 ऑटोसोम प्लस XX। अब देखो 45 ऑटोसोम मतलब पक्का कोई क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 2 में कुछ एक क्रोमोसोम जो 2 सेट में होना चाहिए, वो मतलब डुप्लेट होना चाहिए, वो ट्रिपलेट हो गया, 3 सेट में आ गया, तभी तो वो 44 का 45 हो गया। अब बताओ तुम कौन सी बीमारी पढ़ चुके हो? 2 बीमारी पढ़ चुके हो। डाउन सिंड्रोम, जिसमें होता है क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी। अब ये हो सकता है ना कि ये डाउन सिंड्रोम फीमेल हो, तो यही रहेगा उसका जीनोटाइप। अच्छा, अगर 25 ऑटोसोम प्लस XY तो भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ये मत बोला मैम एडवर्ड होगा, ऐसा लिखा है क्या कहीं कि सिर्फ मेल से डाउन सिंड्रोम रहेंगे या सिर्फ फीमेल से डाउन सिंड्रोम रहेंगी? नहीं। अब एडवर्ड जो सिंड्रोम है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी हो जाती है। तो देखो ये दोनों प्रॉपरली अप्लाई हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के लिए भी और एडवर्ड के लिए भी। जहां पे ऑटोसोम की क्या प्रेजेंट है? ट्राइसोमी 3 कॉपी में प्रेजेंट है और वो फीमेल है, सेम यहाँ पे, और वो मेल है। पर पूछा यहाँ पे क्लाइनफेंटल सिंड्रोम का है, तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब याद रखना, इससे तुम्हें सीखने को क्या मिलता है। आज उन्होंने एनटीए के मॉक टेस्ट में इस पे क्वेश्चन पूछा है, अगली बार या मेन एग्जाम में वो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मत करो, एक और चीज, ये मत करो कि तुम्हें आंसर मिल गया तो बाकी का ऑप्शन सोचो भी मत कि ये कौन सी कंडीशन में आ सकता है। जरा सोचो कि ये बाकी के ऑप्शन कौन सी कंडीशन में आ सकता है। हुआ क्लियर? मतलब तुम्हें जब एनटीए या मॉक टेस्ट सॉल्व करते तुम्हें एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिला कि जो तुम्हारा मेन आंसर है वो तो सॉल्व करना ही है, पर बाकी के ऑप्शंस भी देखने की कौन सी सिचुएशन में फिट हो सकता है। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है भैया, 2 स्टेटमेंट है। अच्छा, असर्शन रीजन नहीं, स्टेटमेंट्स हैं। चलो स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन अपॉन एक्सपोजर टू यूवी लाइट। वो बोल रहे हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है जो सेपरेट हो गए हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, स्टेनिंग के बाद, किसकी स्टेनिंग के बाद? इथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग के बाद उनको देखा जा सकता है यूवी लाइट के अंदर। सेंटेंस करेक्ट है? हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हाँ देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही चल रहा है। चलो स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी कट आउट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अग्रोस जेल जेल पीस। वो बोल रहे हैं कि इथिडियम ब्रोमाइड से जो स्टेनिंग हुई है जो डीएनए की, उसको हम कट कर सकते हैं, इल्यूट कर सकते हैं। देखो उन्होंने वर्ड इल्यूट नहीं यूज किया है, पर इल्यूट तो कर सकते हैं। अगर याद होगा 12th बोर्ड में तुमको इल्यूशन भी पूछा गया था। सोचो कितना ज्यादा सिमिलरिटी है। तो अभी क्या करोगे? अभी तो ये सॉल्व करोगे, उसके बाद क्या करोगे? एक बार 12th बोर्ड का वापस पेपर निकालोगे, रीसॉल्व करो उसको बैठ के, ठीक है। और उससे तुम ऑब्जेक्टिव ट्राई करो कि उन सारे पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ये तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाने पड़ेंगे अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो, क्रैक के साथ रैंक लानी है तो। चलो वापस आ जाओ जरा यहाँ पे। स्टेटमेंट 2, उन्होंने क्या बोला कि इथिडियम ब्रोमाइड जो स्टेन डीएनए है उनको हम कट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ उसी को तो इल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम अग्रोस जेल पीस, बिल्कुल सही, एकदम सही, हो सकता है, सब हो सकता है। आगे, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ गड़बड़ है ही नहीं, यही आंसर आएगा। अच्छा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नहीं बाबा, दोनों करेक्ट है। अब एक बोल रहा है कि पहला सही दूसरा गलत, नहीं। पहला आखिरी वाला बोल रहा है कि पहला वाला ऑप्शन गलत है दूसरा वाला सही, नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे? सही है। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। अब देखो, याद रखो
एक और चीज, जो ये ऐसे स्टेटमेंट 1 और 2 में आते ना, चाहे वो तो इसी क्वेश्चन को उठा के असर्शन रीजन में भी कन्वर्ट कर दें। असर्शन रीजन में एक को बना दिया असर्शन, एक को बना दिया रीजन, और फिर वो सेम चीज चलेगी, बस यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया। तो याद रखो कि जब कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कि सेम क्वेश्चन को किस दूसरे क्वेश्चन के पैटर्न में रखा जा सकता है। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कलर ब्लाइंड सन, अब देखो अब क्या करोगे, वापस पार्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जब तुम एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तोड़ तोड़ के पढ़ो और अपने जो रफ शीट तुमको मिलेगी उसके ऊपर ड्रॉ करना शुरू करो। तो जैसे ही कलर ब्लाइंडनेस आता है, तो जल्दी बताओ ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पे होता है? बोलोगे मैम सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और स्पेसिफिकली बताओ कौन से क्रोमोसोम की बीमारी है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, करेक्ट। मतलब हम, अब उसने बोला सन, तो बना दो भैया एक्स वाई। अब उसने बोला कि वो सन क्या है? कलर ब्लाइंड है, मतलब सारी बीमारी कहां पे है? एक्स क्रोमोसोम पे, बना दो गोला, ठीक है। अब तुम चाहो तो एक्स सी भी लिख सकते हो, ठीक है, पर अपने पास टाइम कम है और इतना एकदम फटाफट आंसर निकाले तो मैंने गोला बना दिया। तुम चाहो तो उसको सी भी लिख दो, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। इज बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स, मतलब इसके मम्मी पापा क्या थे? नॉर्मल थे। चलो भैया मम्मी पापा बना दो, एक्स वाई बनाया, एक्स एक्स बनाया। अब मुझे बताओ एक बात कि अगर पापा, सिंस ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ होता है, सॉरी कलर ब्लाइंड वाला क्रोमोसोम कहाँ होता है? एक्स पे। अब नॉर्मल पापा है क्योंकि उन्होंने नॉर्मल पेरेंट्स बोल के रखा है, तो अगर सिंस मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है और वही डिफेक्टिव आ गया तो वो नॉर्मल तो होता नहीं, उसको कलर ब्लाइंड ही घोषित कर दिया जाता है। मतलब पापा तो क्या है, उसके नॉर्मल है। अब मम्मी पे आ जाओ, अब मम्मी के लिए उन्होंने बोला कि नॉर्मल पेरेंट्स है, मतलब मम्मी तो नॉर्मल है। अब बोलोगे फिर ये एक्स कहाँ से आया? खुद जरा दिमाग लगाओ। ये लड़का है, लड़के को उसका जो एक्स क्रोमोसोम किसने दिया? पापा ने दिया, ठीक है, तो उसको भी साइड में कर दो, ये तो डिफेक्टिव है ही नहीं क्योंकि ये सारी बीमारी है एक्स क्रोमोसोम की। तो फिर इस लड़के के अंदर डिफेक्टिव जो जीन है, जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पे, वो कहां से आया? बट ऑब्वियस मम्मी के पास से आया, पर मम्मी कैसी है? नॉर्मल है। तो जल्दी बताओ इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जिसमें मम्मी दिख तो रही है नॉर्मल पर उनके अंदर वो जीन है, डिफेक्टिव जीन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। मतलब इतना क्लियर हो गया कि इस केस में एक्स एक्स जो है उसमें से एक एक्स क्या है? डिफेक्टिव है। हुआ क्लियर? मतलब देखो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये जो बीमारी है ये पेटर्नल साइड से तो नहीं आ रही है, कहां से आ रही है? मेटरनल साइड से आ रही है, ठीक। चलो अब आगे का पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप, अब जीनोटाइप पूछ रहे हैं ऑफ द मेटरनल ग्रैंडफादर, वो पूछ रहे हैं इसका जीनोटाइप बताओ, इसके दादाजी का, कौन से? मम्मी साइड के दादाजी का, मतलब सीधे से ना नाना जी का जीनोटाइप पूछ रहे हैं। तो चलो इसको अब वापस बनाते हैं। वापस कहां से शुरू करोगे इस टाइप के क्वेश्चन? जहां जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वहीं से तुम नीचे से स्टार्ट करो ड्रॉ करना। तो हमने बोला एक्स वाई, एक्स खराब है, एक्स वाई बना हुआ है यहाँ के एक्स वाई से और यहाँ के एक्स एक्स से, ठीक है। सिंस यहाँ पे वाई ही आता है तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, हटा दो, ठीक है। ये पापा है, हटाओ, ये मम्मी है। अब ये बनी है वापस किससे? एक्स एक्स से और एक्स वाई से, करेक्ट। वाई का तो वैसे भी लेना देना नहीं है, मतलब अब यहाँ पे देखो दो चांसेस हो सकते हैं, वापस ध्यान से देखना। अगर ये एक्स हुआ, अब यहाँ पे ना बहुत सारे केसेस निकल सकते हैं और उसमें से तुमको बेस्ट केस चूज करना है, ठीक है। अच्छा वो किसका पूछ रहे हैं? सबसे पहले तो हम आधी चीजें यहीं पे हटा देते हैं। किसका पूछ रहे हैं? वो ग्रैंडफादर का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैंडफादर मतलब एक्स वाई तो होगा, उसी के बारे में बात की जा रही है। चलो देख लो, तो यहाँ तो एक्स एक्स दिया है, हटाओ इसको। अब तुम्हारे पास क्या बचे? 4 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे। उसमें से तुमको पता है कि ये बीमारी कौन से क्रोमोसोम की है? एक्स की है, तो वाई पे जहां सी लिखा होगा वो तो अपना आंसर होगा नहीं, तो ये देखो वाई पे सी लिखा है, इसको भी हटाओ। अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बच गए, एक्स में एक एक्स गड़बड़ है और एक एक्स नॉर्मल है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो इसको ऐसे समझते हैं, मैं पूरा ही बोर्ड लेके तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था जल्दी बताओ, कि एक कलर ब्लाइंड मेल है, तो जल्दी से बना दो भैया, कलर ब्लाइंड मेल लो, ठीक। अब उसके पेरेंट्स क्या थे? नॉर्मल थे। हमें अभी पता चला कि ये जो है एक्स की प्रॉब्लम है मेल से, मतलब इसके पापा से तो ये प्रॉब्लम आई नहीं है, पेटर्नल साइड से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेटर्नल में वाई क्रोमोसोम दिया गया इस सन को, पर वाई में ये जीन होता ही नहीं है, एक्स क्रोमोसोम पे रहता है। मतलब पक्का क्लियर हो गया कि मम्मी क्या है? मम्मी कैरियर है। मम्मी भले नॉर्मल लग रही है क्योंकि क्वेश्चन में देखो मेंशन है क्या? नॉर्मल, बट ये तभी हो सकता है कि जब मम्मी के जो आधा क्रोमोसोम्स हैं, मतलब एक्स क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम क्या है? कलर ब्लाइंड वाला जीन कैरी कर रहा है, पर वो क्या है? वो दोनों
वो सिंस ये डोमिनेंट है तो ये हो क्या रहा है कि वो नॉर्मल है, पर वो जीन डिफेक्टिव जीन कैरी कर रही है, इसलिए कैरियर हो गई। अब उन्होंने कहानी किसकी पूछी है कि इसके मम्मी के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड फादर की, मतलब पूरी कहानी तो एक्स वाई पे आ गई, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब बोलोगे मैम इसमें भी तो बहुत सारी कंडीशंस बन रही है, हाँ बन रही है, पर याद रखो कि तुमको वो वाली कंडीशन चूज करनी है जिसमें तुमको मम्मी को क्या करना है, बीमार करना है, सीधा सा लॉजिक है, ऐसे ऐसे लेके आओ, बीमार से ज्यादा करियर लेके आना है, कैरियर लेके आना है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो बोलोगे मैम इसमें भी तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। चलो मैं तुम्हें पहले सारे केसेस बनवा के दिखाती हूँ और फिर तुम चूज करोगे कि एक्चुअल में कौन से केस को हम सिलेक्ट करेंगे। देखो केस 1, ये रहा केस 1 और इस साइड रख रही हूँ केस 2। पहला केस जिसमें क्या है, तुम्हारी वापस इसकी मतलब इस बॉय की जो नानी है वो क्या है, वो कैरियर है, ठीक, और क्रॉस किसके साथ हुआ, नॉर्मल ग्रैंड फादर के साथ। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्स और एक्स मतलब कैरियर, हाँ मैम मैच कर रहा है, ठीक है। अभी और देख लो, ठीक है, एक्स वाई, पर इसको एक्स वाई से तो अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन को सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस करवानी है। एक्स एक्स, अब ये क्या है, नॉर्मल है, और इस केस में एक्स वाई। समझो बात को, तुमको ये स्टेप क्लियर हो गई होगी, ये स्टेप क्लियर हो गई कि क्यों हम वहां नहीं जा रहे, क्यों यहाँ आ रहे, क्योंकि ये जीन किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे है, और इसके पापा ने तो वाई क्रोमोसोम पास ऑन किया है, तो पापा की साइड से तो नहीं है। अब हमें क्या ढूंढना है कि ये जो इसकी सन की जो मम्मी भले नॉर्मल है पर कैरियर कैसे बनी, कौन सी कंडीशन में बनी। मोर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि वो नाना जी का केस पूछे, नाना जी का जीनोटाइप पूछ रहे हैं, याद रखो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम जो मम्मी कैरियर है वो तो दोनों तरीके से हो सकती है ना, मतलब मम्मी भी तो कैरियर हो सकती है, मतलब नानी भी तो कैरियर हो सकती है सन के रेफरेंस में, और नाना जी भी कैरियर हो सकते हैं। तो हम कैसे चूज करें कि इन दोनों केस में से फिट कौन सा केस होगा। तो सबसे पहले तो दोनों केसेस ड्रॉ कर लो सीधे सीधे। तो देखो मैंने पहला वाला केस लिया जिसमें क्या है, नानी है कलर ब्लाइंड, नानी है कैरियर, ठीक है, एज इट इज। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें तुम्हारा क्या आ रहा है कि जो 4 ऑफस्प्रिंग बने, वापस अपन को क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, तो फीमेल चाहिए, ये तो मेल मेल है, तो मेल वाली कहानी हटा दो, क्योंकि क्यों ज्यादा कंफ्यूज करो खुद को, ठीक। 2 फीमेल्स बनी कब, जब क्रॉस हुआ, क्योंकि वैसे भी 50-50% जेंडर होता है। अब 2 फीमेल्स में से एक नॉर्मल है और एक कैरियर है, ठीक है। हाँ, अब बोलोगे हाँ मैम मैच तो कर रहा है हमारा जीनोटाइप, तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि जो नाना जी थे, क्योंकि कहानी कहाँ है, कहानी तो पूरी की पूरी तुम्हारे नाना जी की पूछ रहे हैं, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि नाना जी नॉर्मल है। तो अब देखो अगर इस केस को देखोगे तो तुम बोलोगे मैम एक्स वाई आंसर आना चाहिए। आपने वैसे भी ये वाले आंसर तो कटवा दिए हमसे, क्योंकि एक्स एक्स तो है नहीं और वाई पे सी तो होता नहीं, मतलब वाई पे तो वो जीन होता ही नहीं है, तो ये दोनों आंसर कट गए। अब हमें सिर्फ चूज करना है कि एक नॉर्मल नाना जी और एक है कलर ब्लाइंड नाना जी, करेक्ट। अब मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों में से भी तुम चूज कैसे करोगे। मैं बोल रही हूँ दोनों केस पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों आंसर करेक्ट है, पर अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ बढ़ना है। तो देखो जरा वापस ध्यान से, इस वाले केस में मम्मी कैरियर बन रही है जब नानी क्या है, कलर ब्लाइंड कैरियर है, ठीक। पर याद रखो उसमें जो दोनों फीमेल्स बन रही है उसमें भी क्या है, 50-50 चांस है कि 50% कैरियर रहेंगी और 50% नॉर्मल रहेंगी। अब अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा केस लेते हैं, मतलब जहां पे जो नानी है वो नॉर्मल है और उसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, नाना जी को अपन क्या कर देते हैं, कलर ब्लाइंड कर देते हैं। और याद रखो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जीनोटाइप, वो नाना जी का ही जीनोटाइप पूछ रहे हैं, याद रखना है अपन को। तो देखो जरा इस केस में क्या हुआ, एक्स एक्स, ठीक है, मतलब जो एक फीमेल बनी वो कैरियर बनी। अगला एक्स वाई को तो वैसे भी कुछ यूज नहीं है, फिर भी बना लो, बाद में हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्स वापस कैरियर और इसमें एक्स वाई वापस नॉर्मल। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो जो केस 2 है, तो केस 2 में हमेशा 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 जितनी भी फीमेल बन रही हैं वो 100% क्या है, कैरियर है, ठीक है, 100% क्या है, कैरियर है। और अगर जहां पे मेल को तुमने नॉर्मल कर दिया है, मतलब नाना जी को जहां तुमने नॉर्मल कर दिया है वहां पे 50% चांस आ रहा है कैरियर का। तो अब इस केस में भले दोनों आंसर करेक्ट है, मतलब नॉर्मल भी हो सकते हैं नाना जी ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, और कलर ब्लाइंड भी हो सकते हैं, बट
अब तुम कौन सा आंसर चूज करोगे? तुम केस 2 चूज करोगे, जिसमें तुम कलर ब्लाइंड नाना जी को दोगे, क्योंकि अब भले देखो ऐसे देखा जाए कि मैम ये भी तो हो सकता है, भी तो हो सकता है, करेक्ट है, पर हम इन दोनों केस में से तुम उस केस को चूज करोगे जहां पे हर बार जितनी भी फीमेल्स होंगी सारी की सारी कौन सा जीनोटाइप देंगी तुमको? 100% कलर ब्लाइंड। कुछ क्वेश्चन आ रहा है समझ में? देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, तुमको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। सबसे पहले तो तुमने इसको कैसे नैरो डाउन किया कि उन्होंने पूछा था ग्रैंडफादर का जीनोटाइप, तो तुमने XX हटा दिया। अब तुमको पता है ये क्रोमोसोम कहाँ होता है, X क्रोमोसोम पे होता है, तो तुमने Y पे देखा, उसको हटा दिया। अब तुम बोलोगे कि मैम नॉर्मल भी तो हो सकता है और कलर ब्लाइंड भी ना तो नाना जी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, पर अगर तुम ध्यान से दोनों केस को स्टडी करोगे तो इसमें केस 1 में जहां पे नॉर्मल नाना जी है और कैरियर तुम्हारी नानी है, तुम्हारी नहीं मतलब इस लड़के की नानी है, उसमें 50% चांस है कि 50% नॉर्मल, 50 टाइम्स क्या है, कैरियर है। अब दूसरा वाला जो हमने केस लिया जिसमें नाना जी को हमने क्या कर दिया, कलर ब्लाइंड बना दिया, उसमें जितनी भी फीमेल्स हो रही है सारी की सारी क्या हो रही है, 100% कैरियर ही हो रही है हर बार। तो वापस तुम अब बताओ, वो भी सही है ये भी सही है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा जीनोटाइप चांस होने का कौन सा है कि जहां पे नाना जी कौन रहे, तुम्हारे कलर ब्लाइंड रहे, तुम्हारे नहीं मतलब इस लड़के के। हुआ क्लियर? तो इस केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, XCY, जहां पे तुम्हारा X क्रोमोसोम क्या है, कलर ब्लाइंड है। हुआ क्या क्लियर? देखो अब ये मत बोलना वहां पे जब इस टाइप के क्वेश्चन देखो मैम ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। वो तुम्हारा लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं कि एक में रिजल्ट 50-50% आ रहा है, एक केस में रिजल्ट 100% आ रहा है। अब बताओ, मैं बोल रही हूँ कि तुमको मैंने दिया है आंसर कि यही है, हमेशा यही मिल रहा है, तो अब मुझे बताओ कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे, 100% वाला। हुआ क्लियर? तो ये तुमको आंसर तुमको पता है। अब यहां पे थोड़ा लॉजिक लगाना है कि जिसमें रिजल्ट तुम्हारा केस सॉल्व करने के बाद जिसमें रिजल्ट कोई भी प्रोजेनी ले लो, कितनी भी प्रोजेनी, अगर सारी की सारी तुम्हें कैरियर मिल रही है तो याद रखना उसी के ऊपर वाला जो जीनोटाइप है उसको चूज करोगे। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो सकते हो, मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे केस 1 और केस 2 में, पर याद रखो पूरा अच्छे से शांति से बैठ के जो रफ पेपर मिलेगा उसको सॉल्व करो, फिर देखो कि प्रोजेनी में परसेंटेज किसका ज्यादा आ रहा है, जिसमें ज्यादा परसेंटेज के चांसेस आ रहे तुम उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आओगे। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्लियोट्रॉफिज्म इज अ फिनोमेना वेयर, अरे देखो जरा, अभी जो तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा वहां पे हमने प्लियोट्रॉपी के बारे में बहुत बार पढ़ा है। इनफैक्ट प्लियोट्रॉपी इटसेल्फ ये वर्ड मॉक टेस्ट में हमने बहुत बार सॉल्व किया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे है, पर सिर्फ प्लियोट्रॉपी वाला क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग मॉक में आ चुका है और सेम क्वेश्चन एनटीए के मॉक में भी आ गया, मतलब हमारी एकदम सही डायरेक्शन में तैयारी चल रही है। तो इसका आंसर क्या है, एक ऐसा जीन जो क्या कंट्रोल करे, बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करे। ठीक है, याद करो इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें नलीसोमी, प्लियोट्रॉपी, उसके बाद इसी टाइप के ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, वहां पे बस प्लियोट्रॉपिक वर्ड था और यहाँ पे उन्होंने प्लियोट्रॉपिज्म के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, चलो मूव करें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ तुम्हारा, कीवर्ड ऑफ स्टेप्स इन रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस बोले तो सबसे पहले तो खुद ही सीक्वेंस बोल दो, सबसे सिंपल सा लॉजिक, और खुद अरेंज कर दो। तो जल्दी बताओ रेट्रोवायरस की कहानी कहां से शुरू होगी। सबसे पहले तो भैया वायरस को इन्फेक्ट करने दो। तो देख लो सबसे पहले तो क्या आना चाहिए कि वायरस क्या करे, इन्फेक्ट करे क्या, किसी नॉर्मल सेल को। तो देख लो कहां लिखा है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस। तो वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल, सबसे कहानी तो वहीं से शुरू होगी, मतलब सी आंसर आना चाहिए। अच्छा, इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है, आरएनए एंटर कर जाता है। ठीक है, तो देखो कहीं आरएनए का लिखा है क्या, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इन द सेल, मतलब सी के बाद तो ई आने वाला है। देखो तुम अभी ऑप्शंस मत देखो, अपना ही अरेंज करते चलो। हाँ ठीक है, अच्छा अब चाहो तो यहाँ डिडक्शन मेथड भी लगा सकते हो कि जिसमें सी और ई ही है सीक्वेंस में वो आंसर है, बाकी को काट डालो। तो सी और ई है तो देखो सी है रखो इसको, सी बी है हटाओ, सी ए है हटाओ, सी ई है रखे रहो। ठीक है, चलो तो देखो 50-50 हो गए, तुम्हारा टाइम बच गया। अच्छा उसके बाद बताओ क्या होता है, आरएनए का क्या कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाम क्या है वायरस का, रेट्रोवायरस। तो ये कौन सा एंजाइम यूज करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये यूज करके डीएनए से, आरएनए से क्या बना देगा, डीएनए बना देगा। अब ये डीएनए क्या करेगा, अब ऐसा कोई ऑप्शन लिखा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज हुआ है, पढ़ो तुमने, कहीं नहीं लिखा है, मतलब नहीं मेंशन किया स्टेप के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो अब डीएनए बना है रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की
मदद से अब ये डीएनए होस्ट डीएनए में जुड़ जाएगा। देखो जरा, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, हाँ बिल्कुल सही। मतलब सबसे पहले आया सी, फिर आया तुम्हारा ये ई, फिर आया ए। अब क्या होगा जल्दी बताओ? तो तुम्हारा होगा न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। हाँ, क्योंकि उसमें तो आरएनए के बनने की टेक्निक लिखी हुई है ना। तब उसके बाद आएगा बी और आखिरी में आएगा डी, मतलब सी ई ए बी डी, ऐसा कुछ आना चाहिए ऑप्शन। तो चलो यही ऑप्शन ढूंढते हैं हमारे इसमें। तो कहाँ रहा? पहले तो सी आएगा, फिर ए ई आएगा, फिर ए आएगा। देखो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, है ना? सी, फिर आएगा तुम्हारा क्या ई और फिर ए। तो देख लो जरा, सी ई ए और फिर एंड में आएगा बी डी। तो ये रहा तुम्हारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप थ्रू पार्थिनोकार्पी। देखो तुम जरा देख पा रहे हो अगर, तो पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी पे बहुत फोकस किया जा रहा है। मतलब मान के चलो इन दोनों टॉपिक में से कोई एक पे तो तुम्हारा 110% क्वेश्चन है कि तुम्हारे एग्जाम में मिलने वाला है। तो अगर याद होगा, ये लोग मैंने बताया था जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो सीधा सीधा एग्जाम्पल यहाँ वहां से नहीं पूछते, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल पूछे। तो जहां पे तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 में जहां पार्थिनोकार्पी लिखा हुआ है वहां जाके देखोगे तो तुमको इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और वही एग्जाम्पल एज इट इज पूछने हैं। तो आज इस मॉक टेस्ट के बाद तुम्हारा एक एक्स्ट्रा वर्क क्या हो गया कि जितने भी तुम्हारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक में, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग जगह, वो एग्जाम्पल्स एकदम घोल के पी जाओ, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आएगा। तो अगर तुम देख सकते हो, अब पार्थिनोकार्पी मतलब अगर नॉर्मल से लॉजिक लगाना है, चलो बोलोगे मैम नहीं पढ़ा, अब कैसे याद रखें? तो पार्थिनोकार्पी मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं मतलब पक्का ओव्यूल का सीड नहीं बना होगा। तो ऐसा फ्रूट ढूंढो जिसमें सीड नहीं है। तो चलो देखते हैं, गुआवा, उसमें तो सीड होता है तो वो बना है फर्टिलाइजेशन से, पर पार्थिनोकार्पी बोला है मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। एप्पल, अब बोलोगे मैम एप्पल में तो बीज होते हैं, पर अगर याद होगा एप्पल तो फ्रूट ही नहीं है, वो तो फॉल्स फ्रूट है, याद आया? चलो बनाना, कोई बीज होता है उसमें? नहीं, मतलब ये एकदम फिट हो रहा है हमारे इस क्राइटेरिया में। अच्छा जैक फ्रूट, जैक फ्रूट में तो बीज ही बीज होते हैं, पर वो अलग कंडीशन में आता है, वो भी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। तो इस नॉर्मल से अगर तुम लोग भूल गए हो इन केस, पर फिर भी लॉजिक लगा के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? बनाना। हुआ क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन है, तो हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे ही वर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव आया तो क्या होते हैं, जिसमें आई पिल आता है, सहेली आता है। अब ये क्या करते हैं? ये भैया फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना, मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन को रोकना। समझो बात को, ठीक? हुआ क्लियर? चलो बाकी वो कुछ नहीं रोकने वाले, वो सिर्फ किसको रोकेंगे? स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को रोकेंगे, जाइगोट को बनने से रोकना, ठीक है। आर अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एड्स एंड सेक्सुअल डिजीज बिसाइड चेकिंग प्रेगनेंसी। वो बोल रहे हैं कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है प्रेगनेंसी को रोकने के अलावा वो एसटीडीज और एड्स को भी रोकते हैं। नहीं भैया, क्या बकवास कर रहे हो? जो कॉन्ट्रासेप्टिव का ही मतलब रहता है प्रेगनेंसी को ही रोकना, बेसिकली फर्टिलाइजेशन को रोकना। तुम कहां से एड्स रुकवा रहे हो, कहां से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रुकवा रहे हो? वो तो होंगी ही अगर होनी है तो, बस सिर्फ क्या रुकेगा? प्रेगनेंसी रुकेगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी रुकेंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत गलत गलत। तो अब देख लो, अब डिडक्शन मेथड लगा लो। स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है, अब जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, वो अपना ऑप्शन ही बाहर कर दो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, करेक्ट नहीं है, गलत लिखा हुआ है। चलो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो अभी रुक जाओ, एक तो इनकरेक्ट हो ही गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये गलत लिखा है, हटाओ इसे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बच गए, अब दूसरे पे डिसाइड होगा कि बी जाएगा कि डी जाएगा। चलो देखते हैं। कॉपर टी इज अ फिजिकल बैरियर प्रिवेंटिंग द बॉडी फ्लूइड ऑफ 2 पार्टनर्स टू कम इन कॉन्टैक्ट। एकदम अखंड बकवास लिखा है ना, बिल्कुल नहीं। कॉपर टी क्या करता है? आयंस को रिलीज करता है जो स्पर्म की मोटालिटी को रोकता है ना, स्पर्म को जाने से रोकता है एम्पुलरी रीजन में। तो ये लिखा होना चाहिए। और वो बोल रहा है कि फिजिकल बैरियर है जो प्रिवेंट करता है 2 पार्टनर्स के बॉडी फ्लूइड को कांटेक्ट में लाने से रोकता है। नहीं, कांटेक्ट में तो आ जाते हैं, पर वो स्पर्म की स्पीड को रोकता है, मूवमेंट को रोकता है, या स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है। ये तो गलत लिखा है, ये तो कुछ भी लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों क्या हो गए? इनकरेक्ट। बस देख लो कि तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये आंसर तुम्हारा मिलना चाहिए। चलो देखते हैं।
चलो तो देखो जरा इसका आंसर क्या आएगा, आंसर है बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, क्योंकि भैया यहाँ तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है उससे वो क्या रुकवा रहा है, एसटीडीज भी रुकवा रहा है और एड्स भी रुकवा रहा है, गलत गलत गलत। और कॉपरेटिव फिजिकल बैरियर ये ठीक है, पर आगे की लाइन गड़बड़ है कि टू पार्टनर्स के बीच में फ्लूइड कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। जब भी मैच द फॉलोइंग आए, फॉलोइंग बोल रही थी, मैच द फॉलोइंग आए, तुम क्या करो, डिडक्शन मेथड ही लगाओ, बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है। तो अगर तुम देख पा रहे हो यहाँ पे सारे एसिड्स और उसके ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, तो अब तुम कुछ कुछ अगर एकदम यूं क्विक आंसर निकालना है तो तुम्हें पता है लैक्टोबैसिलस तो भैया लैक्टिक एसिड ही निकालता है, मतलब सीधा सीधा डी का तो क्या आना चाहिए, 1 आना ही चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पे डी का जिसमें ऑप्शन में 1 नहीं उसको हटा दो, वो ऑप्शन ही गलत हो गया, तो डी का 1 ही होना चाहिए। तो देखोगे तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हट गया, ऑप्शन नंबर डी हट गया। अब तुम्हें अब देखो जरा, अपना टाइम बचाना है ना, तो देखो डी का 1 है, सी का 2, मतलब सी का मत देखो, अब सिर्फ तुम्हें डिसाइड किसके बीच में करना है, ए और बी के बीच में। तो देखो जरा बी अगर देखोगे तो हमें पता है एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या निकालता है, एसिटाई ही नाम क्यों है, क्योंकि वो एसिटिक एसिड बनाता है, मतलब बी का तो 3 ही आना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे इन दोनों में से बी का 3 ही आना चाहिए, लो आ गया तुम्हारा आंसर। था शॉर्ट ट्रिक, कितना ज्यादा टाइम, देखो कितना ज्यादा टाइम बच गया। फिर भी बाकी के बचे हुए ऑप्शंस देख लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। तो ए का हुआ 4, एस्परजिलस नाइजर क्या बनाता है, तुम्हारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। बी हमें पता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम ही एसिटाई क्योंकि वो बनाता है एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम भैया ब्यूटारिक एसिड, ये दिखाई हुआ है। और लैक्टोबैसिलस लैब क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। तो जनरली ट्राई करना अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वो टाइम तुम्हारा बहुत क्रूशियल है और किसी और क्वेश्चन में वो टाइम अपना पुट कर देना। तो अपना टाइम क्या करोगे, बचाओगे, किस मेथड को लगा के, डिडक्शन मेथड को लगा के। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये तो तुम याद करके ही गए हो, इस पे क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, तो याद करो। ई कोराई R1 जो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस से पहचानता है। पैलिंड्रोम मतलब जो 5' to 3' लिखा होना चाहिए, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कहां लिखा होना चाहिए, दूसरे स्ट्रैंड में। और उसका कोड क्या है, मतलब उसका सीक्वेंस क्या है, GAATTC। तो ढूंढ लो भैया, एक ही दिख रहा है GAATTC। अब रिवर्स में भी देखो वही होना चाहिए, GAATTC, बिल्कुल सही। बाकी में GA लिखा है हटाओ, GGA लिखा है हटाओ, GAAC लिखा है हटाओ। तो ये तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा। अब अगर तुम सोच रहे हो मैम अभी तक के मॉक के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, तो वापस मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन सिंपल हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो कट ऑफ बहुत ऊपर रखेंगे, ठीक है। मतलब ये मान के चलो अगर ये 200 का 250 मार्क्स का पेपर है, तो अगर तुमको अपने चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी चाहिए तो कम से कम 230 मार्क्स लेके आने हैं, इतना कट ऑफ ऊपर जाएगा, इतना मान के चलना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे होने के चांसेस है। पर वापस मैंने बताया, कट ऑफ से तुम लेना देना मत रखो, तुम तो सिर्फ क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Mass of bacteria associated with fungal filament to form mesh-like structure during sewage treatment are called as। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर ही तुम्हारे 12th बोर्ड में पूछा गया था कि डिस्क्राइब या डिफाइन फ्लॉक्स, और उसका आंसर तुमको यही ऊपर की 2 लाइन लिखनी थी। तो सोचो कितना सिमिलैरिटी चल रहा है। तो थोड़ा सा एक काम करना, वापस जो आज का एक्स्ट्रा वर्क है, अपना पेपर तीनों सेट्स, सेट नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके देखो और ट्राई करो कि उससे कितने तुम मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये तो हमें पता ही है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। फ्लॉक्स में कैसा बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो उसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्या करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे बीओडी लेवल कम होते जाएगा तो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर कम होते चल रहा है। अगर बीओडी लेवल किसी भी सैंपल का बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सैंपल है वो,
हुआ क्लियर? अच्छा, प्राइमरी स्लज किसको बोलेंगे? जो पहली बार आ रहा है, जिसमें हम फिजिकल पूरा मैकेनिज्म लगाएंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। अच्छा, एक्टिवेटेड स्लज जिसमें क्या रहेगा तुम्हारा, यही फ्लॉक्स का बना और एनारोबिक बैक्टीरिया, ज्यादा करेक्ट है एनारोबिक बैक्टीरिया बोलना। अगर याद होगा तो इसके पहले वाला जो हमने मॉक टेस्ट जो सीरीज करे उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था जिसका आंसर था एक्टिवेटेड स्लज। अच्छा, एनारोबिक स्लज, अरे आखिरी में जो एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है, तो वो क्या हुआ? एनारोबिक स्लज ही तो हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बायोमैग्निफिकेशन, अब ये वाला तुम्हारा उस वाले चैप्टर में से है जो सीबीएसई ने चैप्टर डिलीट कर दिया था, एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन का वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन ही उठाई है, कहीं भी वो मूव नहीं किए, एज इट इज उठा के उन्होंने पूरा क्वेश्चन रख दिया है। तो जो बायोमैग्निफिकेशन, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि अगर कोई नीचे वाले ट्रॉपिक वाले लेवल पे अगर कोई टॉक्सिक जो सिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब किसी ने वो कंज्यूम किया किसी तरीके से और वो बॉडी के सेल्स में ही अड़ा है, वो मतलब वहीं बैठ गया, वो बाहर नहीं निकल रहा है, और फिर क्या होगा कि सपोज करो वही टॉक्सिक अब उसी ऑर्गेनिज्म के साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगा, उसमें बीमारियां कॉज करेगा, और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उस ऑर्गेनिज्म को खाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोटीन तो नहीं लिखना था, प्रोड्यूसर लिखना था। ओके, ठीक है। अच्छा, तो कोई प्रोड्यूसर में सपोज करो कोई टॉक्सिक यहाँ पे जमा हो गया है, अब प्रोड्यूसर को जो खाएगा उसके अंदर वो टॉक्सिक आ जाएगा। अब बट ऑब्वियस तुमको पता है कि जो प्रोड्यूसर रहते हैं उसमें प्लांट्स रहते हैं, अब जो उसके ऊपर रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर रहता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही पत्ती खाएगा, है ना, कि नहीं मैं एक ही पत्ती खाऊंगा, एक ही प्लांट खाऊंगा, नहीं, वो तो अपने लाइफ टाइम में प्लांट्स खाता रहेगा। अब होगा क्या, जितने प्लांट्स में वो टॉक्सिक जमा उतना उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आ गया कोई कार्निवोर। अब सपोज करो इसको खाया था किसी हिरण ने, हिरण हो गया तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसके ऊपर आ गया, सपोज कर लो मैं 3 ही लेवल बात कर रही हूँ कि शेर है। अब शेर ऐसा तो नहीं करेगा कि लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही हिरण खाएगा, कम से कम 4-5 तो हिरण खाए, कम से कम क्या हर महीने 1 या 2 हिरण का तो शिकार करेगा। अब क्या होगा, वो जो टॉक्सिक है वो उसके ऊपर मतलब हर स्ट्रैटा लेवल पे ऊपर बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक तुम्हें कहाँ मिलेगा? वो पर्टिकुलर जो केमिकल है सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन उसका होगा सबसे टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, यही एक तरीके से मैं बोल सकूं अभी जो रीसेंट डिस्कवरी हुई है। अभी तक हम बोलते थे कि माइक्रोप्लास्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ माइक्रोप्लास्टिक है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पर अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग 80% ह्यूमन पॉपुलेशन के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। सोचो, अभी रिसेंट स्टडी हुई है। अब वो माइक्रोप्लास्टिक आया कहाँ से? एक तरीके से वो बायोमैग्निफिकेशन का ही तो रिजल्ट है। हमने कोई प्लास्टिक यूज किया, उठा के फेंक दिया। अब बाकी जो बड़ी कंट्रीज है जैसे यूएसए हो गई, वो क्या करती है, वो पूरा कचरा लेती है और पैसिफिक ओशन में फेंक दिया। अब पैसिफिक ओशन में वो जो प्लास्टिक है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, डिग्रेड नहीं हुआ, टूट गया। अब उसको छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी को और बड़ी ने खाया, ऐसे करते करते फूड चेन, और सबसे टॉप ऑफ द फूड चेन कौन बैठा है? इंसान ही बैठा है। तो आज जो रिसर्च हुई है, अभी रिसेंट रिसर्च जो हुई है उसके अकॉर्डिंग जितना सैंपल उन लोगों ने लिया तो 80% पॉपुलेशन में माइक्रोप्लास्टिक ब्लड में घूम रहा है। सोचो, मैं बोल रही हूं कि हमारे ब्लड में प्लास्टिक के फाइबर्स घूम रहे हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, अच्छा आप बोलोगे मैम पर हम तो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, अब हमें क्या? अरे तुम भूल गए, ये प्लास्टिक डाला कहाँ जाता है? जल्दी बताओ। पानी में। पानी में वो घुल गया मतलब टूट गया। अब वो पानी पानी तो सभी लोग पीते हैं ना, रिवर्स का पानी हो गया, और वो एट द एंड सारा का सारा कचरा तो मिलता है रिवर्स में ही है, तो वो वहां से तुम्हारे पेट में तो आ ही गया। हुआ क्लियर? तो सबसे ज्यादा अब यही पूछ रहे हैं कि बताओ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी, ठीक है, is in aquatic food chain starting from the water having concentration of 0.003 ppb may go in fish eating birds up to, तो fish eating birds मतलब क्या? ट्रॉपिक लेवल पे एकदम टॉप मोस्ट पे है, टर्शरी कंज्यूमर। तो वो पूछ रहे हैं बताओ इस ट्रॉपिक लेवल में कहां तक जाएगा? तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये अपन को याद रखना है। कितना है? 25 ppm, कहीं भी नहीं दिया है, ये पूरा एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन उठा के रख दी है।
हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वापस स्टेटमेंट से, मतलब पक्का एक सही एक गलत, दोनों सही दोनों गलत, एक गलत एक सही, ऐसा कुछ होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला स्टेटमेंट से। प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी फ्यूज्ड। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसी को तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब बोलोगे मैम ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा तुम्हें चैप्टर नंबर 9 में, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसी को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 तो सही है भैया। चलो स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का, अब हाइब्रिड का ही मतलब क्या रहता है कि दो ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया, मतलब दोनों के कैरेक्टर आएंगे क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। वो क्या बोल रहा है? कंटेन कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट। नहीं भैया, हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि हम चाहते हैं कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स के एक्सप्रेस हो, और यहाँ पे अगर तुम हाइब्रिड बना भी रहे हो और एक ही पेरेंट का कैसे एक्सप्रेस होगा? तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत। अब यहाँ पे तुम अपना टाइम बचाना चाहते हो तो क्या करोगे? वापस या तो डिडक्शन मेथड लगा लो। 1 तो सही ही है। अब देख लो यहाँ पे लिखा है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, 1 तो करेक्ट है ही, 1 इज करेक्ट। अब यहाँ लिखा है 1 इज इनकरेक्ट, इसको हटा दो, ठीक है? उसके बाद अब तुमको लग रहा है कि सेकेंड वाला क्या है? गड़बड़ है, तो यहाँ पे 2 करेक्ट लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? सी। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following hormone is not secreted by human placenta? अगर ध्यान से देखोगे सेम क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो पूछ रहे बताओ ह्यूमन प्लासेंटा से कौन से हार्मोन नहीं निकलते? तो अगर याद होगा तो ये बोल दो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो ईस्ट्रोजन निकलता है, हाँ। प्रोजेस्टेरोन निकलता है, हाँ। उसके बाद HCG निकलता है, हाँ। HPL निकलता है, हाँ। तो बचा कौन सा तुम्हारा? LH। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन निकालता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एक और के साथ, FSH के साथ। तो बॉडी में सबसे पहले अगर कहानी याद आ रही होगी, शुरू कहां से होती है? शुरुआत से मतलब तुम्हारे ब्रेन से। ब्रेन के हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाता कहां पे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन निकालती है, कौन सी? FSH, LH। वो फिर ब्लड में घूमते घूमते कहां पहुंचता है? तुम्हारे ओवरी के पास। ओवरी के पास एक्शन हुआ, FSH ने किया, ओव्यूलेशन कराया। ओव्यूलेशन जैसे हो गया, ग्राफियन फॉलिकल टूट गया, वहां पे काम किया LH ने, और LH ने कौन सा हार्मोन निकलवाया? प्रोजेस्टेरोन निकलवाया। तो याद रखो LH ऐसा हार्मोन है और FSH ऐसा हार्मोन है जो प्लासेंटा नहीं निकालता। कौन निकालता है? तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी। वही पूछा है उन्होंने, तो आंसर आ गया क्या तुम्हारा? LH। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ल्यूटियल फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रहेगा? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। कसकुटा, उसको क्या बोलते हैं? अमरबेल, है ना? आप बोलोगे मैम अमरबेल क्योंकि भैया खुद का कुछ नहीं होता, वो किसी भी पेड़ पे लग जाता है। एकदम पतली सी देखी होगी तुमने, ग्रीन कलर की रहती है, फूल पत्ती कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसी सी पतली सी ऐसी ब्रांच चलती रहेगी एकदम। और जो पेड़ मिलेगा अगर एक जगह लग गई ना, उसको हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या है? एक पैरासाइट है। वो बोलेगा कि दूसरे पेड़ पे चिपक जाता है, उसका न्यूट्रिशन लेता है, उससे सपोर्ट भी लेता है, और उसको बदले में कुछ नहीं देता, उसी का पूरा न्यूट्रिशन खींच लेता है। तो उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना तो जिस भी पेड़ के पास लग रहा है उस पेड़ों की ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है? देखा होगा जनरली हर जगह बहुत सारी, अगर तुम जाओगे, अब नोट करना कि जहां भी जाओगे जहां बहुत ग्रीनरी है ना, वहां पे देखना ऐसे बहुत सारे धागे धागे जैसे ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की ऐसे ब्रांचेस लटकी होंगी, पत्ती वत्ती कुछ नहीं मिलेगी उसमें तुमको, सिर्फ ऐसे अमरबेल नामी है बेल, ठीक है? अब देखना, तो उसको क्या है? वो एक पैरासाइट है। अच्छा, प्रीसाइजली पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, तुमने पढ़ा था। एक होता है जो बॉडी के ऊपर लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट, जिसमें आ जाती है हमारी जुएं भी तो है। एक्टोपैरासाइट बॉडी के बाहर रह रही है। और एक पैरासाइट होता है जो बॉडी के अंदर रह रहा है, जैसे हो गया तुम्हारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, या फिर तुम्हारा मलेरिया वाला पैरासाइट जो आरबीसी के अंदर रहता है, प्लाज्मोडियम। तो 2 टाइप के पैरासाइट है, एक है एक्टोपैरासाइट, एक है एंडोपैरासाइट। जल्दी बताओ, कसकुटा किसका एग्जाम्पल हो गया? बाहर रह रही ना, पेड़ के बाहर रह रही, तो ये हो गया एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल। अच्छा, ब्रूड पैरासिटिज्म में कौन आता है? तुम्हारा कुकू वाला, बर्ड वाला एग्जाम्पल आता है ना? अच्छा, प्रीडेशन, अरे प्रीडेशन तो पूरा जिसमें प्रे प्रीडेटर का रिलेशनशिप है। अब मैं पूछूंगी बताओ एक एग्जाम्पल, तुम तो एक ही एग्जाम्पल दोगे। मैम शेर और हिरण का, क्यों? बाकी कोई प्रे प्रीडेटर वाले रिलेशनशिप नहीं है? हाँ, तो बाकी तो आंसर तुमको याद ही नहीं आते होंगे, है ना? मैं जैसे प्रेडेटर बोलूं, मैम शेर और
हिरण, बस यही है। एक तरीके से देखा जाए तो हम भी तो किसी के प्रेडेटर बन गए, जो लोग नॉनवेज खाते, तो हम भी तो उस मुर्गी को खत्म कर रहे हैं ना खा के, तो हमारा भी तो रिलेशन ये अलग बात है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है खाने के लिए, पर एक टाइप का प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप भी है, करेक्ट। चलो अब आते हैं एंडो पैरासिटिज्म। एंडो मतलब अंदर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्लाज्मोडियम हो गया एक एंडो पैरासाइट, एस्कैरिस हो गया एक एंडो पैरासाइट, उसके बाद तुम्हारे वुकेरिया वॉर्म हो गई एक एंडो पैरासाइट। चलो ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द केमिकल नेचर एंड चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन कहां आता है, पैकेजिंग में काम आता है। किसकी पैकेजिंग में, डीएनए के पैकेजिंग में। जल्दी बताओ डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, किसके कारण, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड मतलब एसिडिक नेचर है। तो मुझे बताओ अगर एक एसिड और एक नेगेटिवली चार्ज को पैक करना है तो बट ऑब्वियस उसको ऑपोजिट चीजें लेके आनी पड़ेंगी। तो हिस्टोन प्रोटीन अगर एक डीएनए को पैक करना है, डीएनए है एसिडिक, तो उसके पास कौन लेके आना पड़ेगा, बेसिक प्रोटीन। अगर डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, उसके पास कौन सा चार्ज वाला लेके आना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज। लो आंसर मिल गया। तुम्हारा आंसर क्या हुआ, बेसिक एंड पॉजिटिव। ये तो अपन को याद रखना ही है। अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, बताओ बेसिक नेचर किसके कारण होता है हिस्टोन प्रोटीन का। एट द एंड प्रोटीन क्या हो गए, अमाइनो एसिड के बने। अमाइनो एसिड में कुछ अमाइनो एसिड याद करो, मैंने बताया था एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं, जैसे लाइसिन आर्जिनिन, ये बेसिक हो गए। अगर और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है हमारे बेसिक अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है, इसलिए पूरा हिस्टोन का चार्ज कैसे हो गया, पॉजिटिव एंड बेसिक। हुआ क्लियर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन स्विस चीज, अरे ध्यान से देखो ये क्वेश्चन भी हम मॉक में डिस्कस कर चुके हैं। इन स्विस चीज किसके कारण बना था, जल्दी बताओ। शर्मा जी का बेटा ने बनाया था स्विस चीज, है ना, एक्चुअल के शर्मा जी के बेटे नहीं, उसको याद करवाया था मैंने, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, है ना, ऐसे याद रखोगे। शर्मा जी के बेटे ने स्विस चीज बनाया था। अगर जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि स्विस चीज कैसे दिखता है, अरे कार्टून में यूज होता है, इस टाइप का रहता है, उसमें बड़े बड़े होल्स रहते हैं, टॉम एंड जेरी में बहुत यूज करते हैं, है ना। और तुम्हारे स्पॉन्ज बॉब में भले वो स्पॉन्ज होता है पर दिखता वैसे ही है स्विस चीज, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, तो बिग होल्स आर मेड बाय, भैया एक ही रीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो जरा कहां लिखा है, बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड, ना बाबा, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटेड बाय मशीन। मशीन क्यों क्रिएट करने लगी, नहीं। फंगस रिलीज अ लॉट ऑफ गैस ड्यूरिंग इट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नहीं भैया, बैक्टीरियम नाम ही लिखा था, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो फंगस तो होगा नहीं, बैक्टीरिया ही होगा। चलो, बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम सही एकदम सही। अच्छा एक बात बताओ, कहीं लिखा हो कि फंगस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां आएगा। ये तुमने सुना होगा बेकर्स ईस्ट में, ब्रिवरर्स ईस्ट में, जहां पे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, वहां पे जरूर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पर पूछा किसके बारे में, स्विस चीज के बारे में। कौन बनाता है स्विस चीज, ऐसा बैक्टीरिया जिसका सरनेम क्या है, शर्मा जी, है ना, ऐसे याद रखोगे तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्टेटमेंट्स, वापस स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। ड्रग लाइक एलएसडी, बार्बिटुएट्स एंड एम्फेटामाइड्स आर यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट विद मेंटल इलनेस, बिल्कुल सही। हाँ, डिप्रेसेंट्स, जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, स्लीपिंग सिकनेस है, उनको ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेसिव डोजेस एंड अब्यूसिव यूसेज ऑफ एलएसडी, बार्बिटुएट्स एंड एम्फेटामाइड्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही भैया। कोई भी ड्रग एक पर्टिकुलर अमाउंट में दोगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट से, हमारी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो भी हार्मफुल, उससे कोई चीज़ कम हो गई तो भी हार्मफुल। अगर कफ सिरप पता है तुमको उसका बेस अल्कोहल है, अगर तुम्हें खांसी नहीं है फिर भी पी रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी बॉडी एडिक्टेड बन जाएगी उस कफ सिरप के अगेंस्ट, ठीक है। फिर जब एक्चुअल में तुमको कफ होगा वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए वही चीज है, अब दवाई है, अब उसका तुम मिसयूज करोगे तो कुछ ना कुछ हार्म तो होगा ही बॉडी में, बिल्कुल सही। और क्या होगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। हुआ क्लियर, मूव करें आगे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब मैंने तुम्हें बताया था मैच द फॉलोइंग जैसा है, अपना टाइम बचाओ, डिडक्शन मेथड लगाओ। सबसे पहले देख लो तुमको इजीली कौन सा सॉल्व हो रहा है, बस वही देखो, सबसे पहले तो वही देखो। क्रॉस ब्रीडिंग अगर भूल रहे हो जान दो। अच्छा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नाम ही है दो स्पीशीज के बीच में,
ठीक है, तो अगर देख लो, ठीक है, और उसके बाद आउट क्रॉस दो नॉन रिलेटेड स्पीशीज के बीच में, अच्छा इनब्रीडिंग दो रिलेटेड स्पीशीज के बीच में। सपोज करो तुमको एकदम इजी लग रहा है मैम इनब्रीडिंग आता है, इनब्रीडिंग का कंफर्म है, देखना शुरू करो। मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड, बिल्कुल सही, डी का 1। याद करो हमने पढ़ा था कि इनब्रीडिंग के कारण, मतलब अगर ऐसा मीटिंग हो जाए जो दो स्पीशीज के बीच में, दो मेंबर्स के बीच में, दो जो रिलेशन में है, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है या क्लोज रिलेटिव है या भाई बहन है, इस टाइप का, तो होता क्या, फाइनल रिजल्ट क्या आती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। ये तुम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, है ना। चलो तो देखो जरा ध्यान से, तो इन ब्रीडिंग में लिखा है मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीशीज, ये बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि सोचो एक साइड से आ रहा है कोई रेसेसिव जीन, दूसरी साइड से भी आ रहा है कोई रेसेसिव जीन, यहां से रेसेसिव, यहां से रेसेसिव, लो बन गया, दोनों तरफ से रेसेसिव हो गया एक्सप्रेस, जो अगर ह्यूमन में हो रहा है तो वो चाइल्ड हो जाएगा एबनॉर्मल। तो ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते कि कभी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में, भाई बहनों के बीच में शादी हो, ठीक, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अभी हमको पता है तो हमने इनब्रीडिंग का लॉजिक लगा दिया कि डी का तो भैया 1 ही होना चाहिए। देख लो अब इससे क्या हुआ, तुम्हारे 2 ऑप्शन कैंसिल, 2 ऑप्शन बच गए। चलो आगे देख लेते हैं। तो देखा जब तुमने क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, अच्छा तो क्रॉस ब्रीडिंग मतलब 2 अलग अलग लोगों के बीच का क्रॉस करवा रहे हो। देखो जरा जल्दी से, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, नहीं भैया क्रॉस एकदम डिफरेंट। मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज, ये तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ब्रीड, हाँ बिल्कुल क्रॉस ब्रीडिंग उसी को तो बोलते। तो ए का आना चाहिए 4। अब देख लो तुम्हारा डी का 1 तुमने कंफर्म कर लिया, ए का 4 आना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, ए। देखो टाइम बच गया, हमने 2 सॉल्व भी नहीं किए, और अगर ध्यान से देखोगे तो हमने डी का 1 सॉल्व कर दिया, सी का तो 2 ही है दोनों में, मतलब सी का 2, आउट क्रॉस का 2, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड। ठीक है, तो ये है। और फिर उसके बाद बी का हुआ 3, दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज। तो तुम्हारा आंसर देखो कितने कम टाइम में आ जाता है। तो ट्राई करना है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आता है मैच द फॉलोइंग में पहले उन ऑप्शंस को देखो और यहाँ ढूंढना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आधे ऑप्शंस तो कट जाएंगे। ठीक है, और इससे लगा दो डिडक्शन मेथड, और फिर थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ काउंटर चेक जरूर एक बार कर लेना। ठीक है, चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, याद करो हम पढ़ चुके हैं जीपीपी माइनस एनपीपी, सॉरी जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारा आता है एनपीपी। मतलब जीपीपी क्या होता है, जो प्लांट एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है उसमें से वो खुद यूज करता है, और जो अगली ट्रॉपिक लेवल को पास करता है उसको हम एनपीपी बोलते हैं। और कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी आगे जाता है, सिर्फ 10%, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं आगे का क्वेश्चन। ओके, हाउ मच ऑफ द एनपीपी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर। मतलब सीधा सा पूछ रहे हैं कि बताओ कितना एनपीपी का कितना परसेंटेज उसके सिंस प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे पता चला, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, जो कौन खा रहा है, एक हर्बीवोर खा रहा है। तो ये तो सीधा सा लॉजिक है, एनर्जी बोलो कुछ भी बोलो सिर्फ 10% ही ऊपर चढ़ता है। इनफैक्ट हर ट्रॉपिक लेवल में 10% ही ऊपर ट्रांसफर होता है। तो जो एकदम टॉप मोस्ट हमारा कंज्यूमर बैठा है, जो हमारा कार्निवोर है, जो टॉप ट्रॉपिक लेवल पे बैठा है, उसके पास 10 इतनी ही परसेंटेज ऑफ एनर्जी पहुंचती है। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है भैया, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिड बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब चलो तुम बोलना ही शुरू करो। सबसे पहले क्या करोगे, 2 ऑर्गेनिज्म चूज कर लो। उसका सिर्फ तुमको क्या चाहिए, प्रोटोप्लास्ट चाहिए, सेल वॉल नहीं चाहिए, सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, हटा दो इन सब चीजों को एंजाइम का यूज करके। फिर जब तुम्हें 2 प्रोटोप्लास्ट मिल जाए, फ्यूज कर दो दोनों को। अब फ्यूज करके तुम्हें एक नया हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल गया, अब उसी को यूज कर लो एक नया प्लांट उगाने में। सीधा सा लॉजिक, ये अपने 4 स्टेप्स होंगे। अब देख लो यहाँ पे, नेकेड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड, नहीं भैया सबसे पहले तो आइसोलेट करने के पहले चूज तो करो, तो ये थोड़ा बाद में आएगा, लिख दो ए कहीं पीछे बीच में आएगा। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन, ये तो आखिरी में आएगा। ठीक है, न्यू प्लांट ग्रोन, अरे न्यू प्लांट तो हाइब्रिड का बना है, मतलब ये जो सी है वो बी के बाद आएगा, यहां लगा दिया।
पोटैटो एंड टोमेटो सेल, मतलब इन दोनों का बना रहे, मतलब पक्का वो पोमैटो बना रहे, ठीक है। ट्रीटेड विद सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम, दो चूज कर लिए, उन दोनों का सेल वॉल डाइजेस्ट कर लिया, फ्यूज करना है, तो डी सबसे पहले आएगा। लगा दो अपना क्या डिडक्शन मेथड कि डी तो भैया सबसे पहले आना चाहिए और सी सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो देख लो डी सबसे पहले रखो और डी सबसे पहले हटा दो, और यही डी सबसे पहले रखा और सी सबसे आखिरी में। लो मिल गया आंसर तुम्हारा। हुआ क्लियर? देखो कितनी जल्दी डिडक्शन मेथड लगता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जल्दी बताओ मैच्योर कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होती है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद आया, ठीक है। अच्छा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कौन से टाइम पे रप्चर होता है? जब ओव्यूलेशन होने वाला हो मैम, करेक्ट, मतलब ओवम रिलीज होने वाला हो। तो ओवम कब रिलीज होता है मैम? एकदम मिड डे रिलीज होता है। मतलब अगर मैं एक 30 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चल रही हूँ कि 30 डे की साइकिल है, नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके जो 15th डे है उस दिन ओव्यूलेशन होगा, करेक्ट, मतलब बीच। और इन एवरेज 28 डेज से लेके 30 डे की साइकिल बोलते हैं। तो अगर इन दोनों का एवरेज निकालो, बीच के दिन निकालो, मतलब कुछ 11 से 15 के बीच में निकलेगा ओवम ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के, ठीक। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इज जनरली प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। वो पूछ रहे बताओ मैच्योर, अब तुम्हें पता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ही निकलने वाला है ओवम, मतलब सीधा सीधा वो पूछ रहे ओव्यूलेशन का रेंज बताओ, मतलब भाई 11 से 15 दिन के आसपास का कोई नंबर होना चाहिए। तो वो एकदम हमारा एग्जैक्ट मैच करेगा। देखो जरा 5 to 8 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भैया, अभी तो हमारा बेचारा प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है। अभी तो ये 5 to 8 डे में तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में कोई स्टेज चल रही है, मोर प्रिसाइजली प्राइमरी फॉलिकल पे अटकी है कहानी। 24 to 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से कहानी सब खत्म हो गई है। अब वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली है, अब एंडोमेट्रियम के लिए टूट के बाहर आने वाली है, तो ये भी गलत। 11 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ बोल सकते हैं, हम एवरेज बोल रहे थे 11 से 15, तो अगर 28 डेज लो तो 14वां दिन आ रहा है, मतलब उसके पहले 2-3 दिन पहले से। और अगर 30 डे की साइकिल ले रहे हो तो 15th मतलब मिड डे पे होता है ओव्यूलेशन, तो उसके 2-3 दिन पहले, मतलब भाई ये नंबर एकदम सही फिट हो रहा है। 18 to 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भैया, ग्राफियन फॉलिकल टूट चुका है, ओवम निकल चुका है, अभी तो वो क्या निकाल रहा है, सिर्फ 23rd रखा है, अभी तो वो प्रोजेस्टेरॉन निकल के एंडोमेट्रियम की लेयर जमती जा रही है और बस अभी 23rd डे पे वो निकलना, मतलब प्रोजेस्टेरॉन जब बंद हो जाएगा तो बोलेगा अब जो जितनी एंडोमेट्रियम की लेयर जमाई है चलो उसको बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो रेंज आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है? 11 to 17 डेज। इजी था। चलो अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन उन्होंने सीधा सीधा डायग्राम से पूछ लिया है, कुछ नहीं किया है। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें अलग अलग ऐसे ग्राफ टाइप दिया हुआ है, अगर याद आ रहा होगा तो वो बहुत अच्छे से करके जाना, जिसमें LH FSH का ऐसा रेंज दिया है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का दिया है, फिर ऐसे फॉलिकल बढ़ते हुए दिखाया है, याद है, फिर यहाँ लिखा है ओव्यूलेशन, नीचे पूरा ऐसे कुछ इस टाइप में ऐसा एंडोमेट्रियम की लेयर बनाई है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से उठाया उन्होंने। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ZZZW जैसे ही बोलते क्या याद आता है? अरे मैम बर्ड्स में होता है, ठीक, पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन पीकॉक, हाँ मोर तो एक बर्ड ही है, तो है ये स्टेटमेंट, तो भैया सही है, सही चल रहा है। चलो स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। XXX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ देखा तो तुमने? मैम ह्यूमन में और फ्रूट फ्लाई में, फ्रूट फ्लाई में भी होता है। अब अगर तुम, ये अलग बात है कि फ्रूट फ्लाई को और डिटेल्स में पढ़ोगे तो उसमें XXY होता है, पर ज्यादा वहां पे अगर 2 कॉपीज X की आई हैं तो फिर फीमेल होती है, एक ही X हुआ तो मेल होता है। वहां पे थोड़ा ऑटोजोम का नंबर, ये रेशो कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर ये थोड़ा तुम नीट लेवल के लिए या ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ोगे। पर तुम्हारी बुक में जो लिखा है वो एज इट इज अगर पढ़ें, उसको हम फॉलो करें, क्योंकि एट द एंड वो बुक को ही देख के क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो उसमें लिखा हुआ है ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला का कैसा टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? XXXY, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या आ गया? बोथ A and B आर, A and B नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। हुआ क्लियर? चलो तो अब इससे क्या समझ में आता है कि अपन को सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो एरिया है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। आज उन्होंने पूछ लिया है पीकॉक का, यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकता है हनी बी से रिलेटेड, जहाँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कंडीशन लागू होता है, या फिर वो पूछ सकते हैं तुम्हारा XXXO वाली कंडीशन भी, जहाँ पे एक X होता ही नहीं है या कुछ नहीं होता तो वो मेल बन जाता है, वो भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। जल्दी बताओ, मैच द फॉलोइंग है, क्या करोगे? डिडक्शन मेथड लगाओगे। अच्छा, तुमने देखा सबसे इजीली क्या याद हो जाएगा अगर कुछ भी नहीं याद हो रहा है तो? बोलोगे मैम रिंगवर्म स्किन का होता है, लेशंस होते हैं, दांत खाद खुजली ये सब हो रही है। तो चलो देख लो, मतलब डी का तो भैया 1 ही आना चाहिए, एकदम फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ड्राई स्केली लेशन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो डी का तो 1 ही होगा। अब देख लो यहाँ पे डी का 1 नहीं, डी का 1 नहीं, डी का 1 नहीं, लो डी का 1। मैंने बाकी के ऑप्शन पढ़े भी नहीं, आंसर आ गया। पर फिर भी ये अपना टाइम बच गया है ना, जो तुम्हारे 5 मिनट लग जाते इस क्वेश्चन में एक एक करके सॉल्व करते, तुम्हारा टाइम बच गया। फिर भी दिल है कि मानता नहीं मैम, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो बाकी का। तो ए का लिया है टाइफॉइड का 2, हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल सही। बी का 3, निमोनिया, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक, बिल्कुल सही। सी का 4, फाइलेरियासिस मतलब वुकेरियासिस, इन्फ्लेमेशन इन लोअर लिम्ब, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? डी। देखो हमने तो शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया, सिर्फ एक देखो, एक ऑप्शन देखो और पूरा आंसर आ गया। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है? Which of the following is not? तो नॉट हुआ भैया तुम्हारा क्या? कीवर्ड। अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो ये बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन भी हमने मॉक में किया है, बस उसमें उन्होंने मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लीस्ट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऐसा पूछा है। तो ये भी तो वही क्वेश्चन आ गया। तो जल्दी बताओ, तुमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 रीजन पढ़े थे, जिसको इवल क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहला वाला क्या था? फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, मतलब ये तो रीजन है। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ा था तुमने पढ़ा होगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और आखिरी क्या पढ़ा था? को एक्सटेंशन। अब यहां पूछा है उन्होंने नॉट, मतलब इन चारों के अलावा जो लिखा हुआ है वही तुम्हारा आंसर हो गया। चलो देख लेते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अरे ये तो पॉइंट नंबर 3 है, तो ये तो है रीजन पूछा है, नॉट हटाओ इसे। इन्वेजन ऑफ बाय एलियन स्पीशीज, ये तो पॉइंट नंबर 2 है, तो है पर पूछा है, नॉट हटाओ इसे। कीपिंग एनिमल इन जू, ये तो किस टाइप का कंजर्वेशन है? XC2 कंजर्वेशन, तो ये तो भैया कंजर्वेशन का तरीका है, उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस थोड़ी ना हो रही है। चलो तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट या हैबिटेट लॉस बोलो तो ये तो पहला प्राइमरी रीजन है, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, जो अमेज़न फॉरेस्ट का कम होने का सबसे बड़ा कॉज है। तो ये तो रीजन है, पूछा है नहीं, इसलिए हटा दिया। तो करेक्ट आंसर क्या आया? कीपिंग एनिमल इन जू। अब इससे क्या याद सीखोगे तुम कि अगर वो क्वेश्चन दे रहे कीपिंग एनिमल इन जू, तो याद रखो वो क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकते इन सीटू XC2 पे, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा XC2 का तरीका है या नहीं है। 4 ऑप्शन उस हिसाब से रहेंगे डिजाइन, ठीक है। तो देखो कभी भी, अब जहां जहां मैं हर क्वेश्चन के साथ बता रही हूँ ना कि इसके साथ ये भी पढ़ लेना, तो आज मॉक टेस्ट हो जाने के बाद उसको जरूर पढ़ लेना, वापस एक एक क्वेश्चन देखो और उसका साथ साथ मैं लिखते बता रही हूँ कि इसके साथ ये भी पढ़ लो। मतलब अगली बार सिंस उन्होंने कीपिंग एनिमल इन जू दिया है, मतलब वो XC2 पे, अगर XC2 पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो InC2 पे भी पूछ सकते हैं, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। लिम्फोइड ऑर्गन, बहुत बढ़िया, जैसे इतना ही लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ा। जल्दी बताओ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी। अगर तुमको याद है हमने इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं मॉक टेस्ट में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन आता है? 2 ही तो आते हैं, एक हुआ तुम्हारा बोन मैरो, एक हो गई तुम्हारी कौन सी? थाइमस ग्लैंड। यहाँ क्या होता है इन दोनों जगह पे? बेसिकली जो सेल्स है वो बनते हैं, डेवलप होते हैं और एंटीजन सेंसिटिविटी गेन करता है थाइमस में, और सेकेंडरी में जाके वो बैठते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, वेट करते हैं कि कोई एंटीजन आ जाए, उसको ट्रैप कर देंगे और फिर डुशुम डुशुम करेंगे, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, सेकेंडरी में कौन कौन आता है? तो तुम्हारे आते हैं टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस आ गए, लिम्फ नोड्स आ गई, उसके बाद अपेंडिक्स आ गए, ये सब तुमने, स्प्लीन आ गया, ये सब पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन देख ले, चलो। प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्यूनिटी, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? 2 ही तो पढ़े हैं, बोन मैरो और कौन सा तुम्हारा थाइमस। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बोन मैरो। बाकी लिम्फ नोड, पेयर पैचेस और स्प्लीन, ये तो तुम्हारे एग्जाम्पल किसके हुए? तुम्हारे सीधा सीधा एग्जाम्पल है सेकेंडरी के। हुआ क्लियर? तो अब इससे क्या समझ सकते हो? अगर तुम्हें याद होगा मॉक टेस्ट में, आई थिंक 6th या 7th मॉक टेस्ट में हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, पर उसमें ज्यादा फोकस था कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता क्या है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, और 4 ऑप्शन थे। तो देखो हम ऑलरेडी, हमारा मॉक टेस्ट NTA के मॉक टेस्ट कितना ज्यादा सिमिलर मैच करा है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं हम अच्छे बेटर मॉक टेस्ट सॉल्व करें जो NTA ने दिया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है ना। कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम है, सेम ही उठा के कॉपी कर दी है,
चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो एक वापस मैं बोल रही हूं कि अगर इतना ज्यादा सिमिलैरिटी आ रहा है तो ये मान के चलो कि अगर तुम्हारा पेपर सिंपल रहा तो अभी तक जो मैं बोलती थी कि 250 का क्वेश्चन है, मानो कि 200 के आसपास मार्क्स आए, तो अगर सिंपल पेपर बन रहा है तो वो 200 का जो तुम अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हो उसको उठा के सीधे सीधे कर दो 230 मार्क्स। मतलब आज के पेपर अगर तुम्हें सिंपल लग रहा है और सिंपल है भी, तो अगर ये 250 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारे मार्क्स कितने आने चाहिए? 230 के ऊपर आने चाहिए। अगर ऊपर आ रहे हैं मतलब तुम सेफ जोन में एंटर कर रहे हो, सेफ जोन बोल रही हूँ क्योंकि अभी बाकी सिर्फ यही तो आने नहीं वाला बायो का, बाकी लॉजिकल रीजनिंग वाला भी तो पोर्शन है, वहां भी तुमको उतना ही ऊपर स्टैंडर्ड लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। चूज द ह्यूमन क्रोमोसोम दैट हैज द फ्यूएस्ट जीन। तो ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग था। पूछा गया था विच वन हैज द मैक्सिमम एंड विच वन हैज द लीस्ट जीन, और अलग अलग क्रोमोसोम के नंबर दिए गए थे। तो हमको याद है क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे ज्यादा जीन होते हैं, उसके पास उसके अंदर अराउंड 2000 प्लस जीन होते हैं। वही जो क्रोमोसोम नंबर Y है वो सबसे छोटा होता है, याद आया? तो देखो इसमें पूछा है फ्यूएस्ट जीन, मतलब लीस्ट जीन पूछ रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ? Y तुम्हारा आंसर हुआ। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। स्टेटमेंट 1 और 2 वापस वो क्या करेंगे? टिक एंड क्रॉस मारेंगे। देखो जरा, ज़ूस्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गलत गलत गलत, ज़ूस्पोर तो एसेक्सुअली मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ क्या लिखा है? वर्ड सेक्सुअल, हटाओ इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन The offspring produced are morphologically and genetically identical to parent। बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। देखो कहाँ लिखा है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट नहीं, पहला वाला गलत है, इनकरेक्ट दूसरा वाला सही है, तो ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं ये वाला। तो आंसर है तुम्हारा डी। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31। तो चलो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। कंपेरेटिवली हायर वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट। अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं अलग अलग तरीके से। जितना ज्यादा बीओडी मतलब सीधा सा लॉजिक उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मतलब सीधा सा लॉजिक उतना ज्यादा पोल्यूशन। तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। वो पूछ रहे बताओ हायर वैल्यू ऑफ बीओडी क्या इंडिकेट करता है? अनट्रीटेड सीवेज वाटर। बिल्कुल सही, क्योंकि सीवेज का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। तो जितना ज्यादा तुम्हारा बीओडी हो गया उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। और कहाँ पढ़ा था भैया ये सारा ऑर्गेनिक मैटर वाली कहानी? हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बीओडी ज्यादा है मतलब उसका ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, इल्ले नहीं हुआ ट्रीटमेंट। अच्छा फ्रेश वाटर, नाम ही है फ्रेश वाटर, बीओडी है ही, होगा ही नहीं, एकदम कम होगा क्योंकि कोई ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है। मरीन वाटर, वहां तो सॉल्टीनेस ज्यादा होगा, सलाइन नेचर ज्यादा होगा। टैप वाटर, अब हो सकता है अगर टैप वाटर गंदा हुआ तो उसमें बीओडी का लेवल ज्यादा होगा, पर वहां लिखा होना चाहिए था डर्टी टैप वाटर, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है उन्होंने। तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या है? अनट्रीटेड सीवेज वाटर। हुआ क्लियर? अच्छा इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन को अब अगर उनको डिफिकल्ट बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? वो पिक्चर दे देंगे, मतलब ऐसा कुछ दे देंगे कि ऐसी नदी है, ठीक है, उसके बाद सेम क्वेश्चन है, उन्होंने पैटर्न चेंज कर देंगे। फिर वो बोला उन्होंने कि यहाँ पे ऐसा शुगर फैक्ट्री बना देंगे, उसका कचरा मिक्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ ये दे देंगे ए ऑप्शन। बी में दे देंगे वो कि यहाँ से और घर है या कुछ भी है उसका भी कचरा यहाँ मिक्स हो रहा है। सी दे देंगे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दे देंगे, ठीक है, और डी यहाँ कुछ और एक और दे देंगे। और फिर वो पूछेंगे बताओ ABCD में से सबसे ज्यादा बीओडी तुमको कहाँ मिलेगा? तो सीधा सा लॉजिक है सी पॉइंट के आने के पहले, क्योंकि यहाँ भी कचरा मिक्स हुआ, यहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हुआ, तो सबसे ज्यादा कहाँ आएगा? सी वाले पॉइंट में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वही है, बस इसी के अंदर के ऑप्शंस को उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस चूज करने के लिए बोला है, ठीक है, ऑफ प्लांट थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। मैंने बोला था तुमको, अगर याद होगा तो, तुम्हें चैप बुक में कुछ कुछ सीक्वेंस तो अच्छे से एकदम रटे हुए होने चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे। या तो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोलेंगे, ये वही कर रहे हैं, अरेंजमेंट ही पूछ रहे हैं, या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी बोल सकते हैं। किस किस चीजों का, तो इसी क्वेश्चन के साथ लिख लो। एक तो ह्यूमन एवोल्यूशन के सीक्वेंस, रामापिथिकस के बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, एंड में कौन आया, निएंडरथल मैन कौन से स्टेज के बीच में आया, वो सारा। दूसरा तुम्हारा इन जनरल कौन से पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आया, ये सब तुम्हें कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पूरा डायनासोर वाली लाइन का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बुक में डायग्राम दिया हुआ है इसलिए। और
एक और डायग्राम दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन बना हुआ है प्लांट्स के बारे में। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तुम छोड़ के जाओगे, 110% श्योर हूं मैं, तो जरा बुक ओपन करो, इवोल्यूशन वाला चैप्टर ओपन करो, वहां पे ना तो ऐसे डायग्राम दिए होंगे, ऐसे बड़े बड़े पूरे 2 पन्नों में 2 ही डायग्राम बने हुए हैं, और इसमें एक में लिखा होगा ऐसे प्लांट कहाँ कहाँ क्या क्या इमर्ज हो रहा है, तो वो वाला डायग्राम ओपन करो। देखा? और अब इसको क्या करना है तुमको, अच्छा इस डायग्राम को पढ़ने का तरीका है। उन्होंने पूछा है सीक्वेंस बताओ, मतलब सबसे पहले कौन सा है और सबसे बाद में कौन सा है। तो वो डायग्राम जो है ना तुम्हारी बुक में, उसको पढ़ोगे कैसे, सबसे पहला वाला जो सबसे पहला वाला एरा या पीरियड है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, और सबसे लेटेस्ट जहां शायद तुम्हारी बुक में क्वार्टनरी मेंशन्ड है वो सबसे लेटेस्ट है, जिसमें हम अभी भी चल रहे हैं। तो लेटेस्ट वाले में देखोगे तो इस तरफ तुम्हें एंजियोस्पर्म लिखा हुआ मिलेगा, मतलब सबसे आखिरी में आया एंजियोस्पर्म। तो देखो यहाँ एंजियोस्पर्म है, हाँ है, मतलब इतना क्लियर हो गया कि सबसे आखिरी में क्या होगा, सी होगा। तो देखो जरा डिडक्शन मेथड लगा है, इसको हटा दिया, आखिरी में तो बोलोगे मैम 3 में सी लिखा हुआ है, ठीक है। उसी डायग्राम को ओपन करो, बुक सॉल्व करना है, ये डायग्राम याद कर लेना एकदम बाय हार्ट। सबसे नीचे, सबसे पहले इस पिक्चर में सबसे नीचे यहाँ कहानी किससे शुरू हुई है, देखो जरा। तो सबसे पहले, ओके एक मिनट, तो सबसे पहले कहानी किससे शुरू हुई, अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा हो गया क्लोरोफाइटी एंसेस्टर। यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफाइटी एंसेस्टर, देखा मिला। फिर लिखा हुआ है तुम्हारा ट्रेकियोफाइटी एंसेस्टर, उसी के ऊपर लिखा हुआ है इस जगह पे ट्रेकियोफाइटी एंसेस्टर। और फिर तुम्हारा लिखा हुआ है सीड फर्न्स कहीं इस जगह पे है, ऐसे 2 एरो बने हुए, उससे एक लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म और दूसरा निकला हुआ है। तो वही वो पूछ रहे हैं, सीक्वेंस पूछ रहे हैं। तो लिख लो इस क्वेश्चन के साथ, सीक्वेंस तुमको याद रखना है ह्यूमन एवोल्यूशन के। दूसरा सीक्वेंस याद रखना है तुमको इन जनरल कौन से पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आया। तीसरा ये डायग्राम ही याद रखना है, फिर वो बोले साइड वाला डायग्राम डायनासोर के बारे में, इसके बारे में, ये 3 चीजें अपन को याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो ये तो अपना एज इट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसी को कॉम्प्लिकेट करना है तो वो क्या करेंगे, वो उठा के एनसीईआरटी का डायग्राम दे देंगे, वही डायग्राम देंगे, लेबलिंग गायब कर देंगे और बोलेंगे बताओ ए, मतलब मैच द फॉलोइंग में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, कि ए क्या मेंशन कर रहा है, बी क्या मेंशन कर रहा है, सी क्या मेंशन कर रहा है। और टफ बनाना है तो एंजियोस्पर्म का मतलब दे देंगे, फ्लावरिंग प्लांट। फिर क्लोरोफाइटी का मतलब कन्वर्ट करके दे देंगे। मतलब मैं बता रही हूँ क्वेश्चन का बेस यही चलेगा, बस उसको पूछने का तरीका टफ कर देंगे। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। जल्दी बताओ, मैच द फॉलोइंग है, कौन सी मेथड लगाओगे? डिडक्शन मेथड। तो सबसे पहले तो देखो भैया मैच द फॉलोइंग एकदम इजीली जो सॉल्व हो जाए। बोले कि मैम पोटैटो बचपन से पढ़ रहे हैं, आई होती है, बहुत बढ़िया, तो डी का तो 1 ही होना चाहिए। हटाओ हटाओ, ये आ गया है, हटाओ, लो एक गो में तुम्हारा आंसर आ गया। देख लो आंसर वही है। कितने जल्दी सॉल्व हुआ, देखो सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब वापस दिल है कि मानता नहीं, हाँ नहीं मानेगा क्योंकि बोलोगे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलो देख लो, ऑप्शंस देख लो। तो वाटर हाइसेकैन ऑफसेट से होता है। ब्रायोफाइलम ये भी बचपन से, इससे भी सॉल्व कर सकते थे, अरे पत्ती से होता है। तो लीफ बर्ड बी का 2, ए का 3, अगेव का बल्बिल होता है, बिल्कुल सही, ठीक। तो सी का हो गया 4, आंसर आ गया। तो देखो मैच द फॉलोइंग हमेशा तुम्हारे फेवर में जाएगा क्योंकि तुमको सिर्फ एक करेक्ट ढूंढना, डिडक्शन मेथड लगा देना है। कभी कभी तो बिना ज्यादा कुछ सॉल्व करते एक क्वेश्चन को, एक ऑप्शन सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया सेल आर। अच्छा जल्दी बताओ प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या होती है? तो मैम वो एक्स्ट्रा सर्कुलर मतलब डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है जो जीनोमिक डीएनए के अलावा है, और उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सेल्फ रेप्लिकेशन। तो इसीलिए हम वो यूज करते हैं एज अ वेक्टर। अब इसी से जो मिलता जुलता सेंटेंस मिल जाए उसको देख लो। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल बढ़िया, सही लिखा हुआ है। विच कैन नॉट रेप्लिकेट, नहीं भैया रेप्लिकेट करता है इसलिए तो उसको चूज करते हैं, हटाओ इसे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बहुत बढ़िया। विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट, बिल्कुल सही। अब अगर इससे बेटर ऑप्शन मिल गया तो हम उस पर जाएंगे। याद रखो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला कंसेप्ट लगता है एमसीक्यू में। चलो सी देखते हैं। एक्स्ट्रा डीएनए, क्रोमोसोमल कौन बोलेगा, जान दो। एसोसिएटेड विद जीनोम, ना बाबा जीनोमिक डीएनए का कोई लेना देना नहीं है इससे। जीनोमिक डीएनए अलग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अलग। एक्स्ट्रा डीएनए वापस, क्रोमोसोमल कौन बोलेगा, जान दो फिर भी। एसोसिएटेड विद जीनोम, एसोसिएशन होता ही नहीं है, बट कैन नॉट रेप्लिकेट, सब कुछ गलत शलत। तो सही आंसर क्या हुआ तुम्हारा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट। इसी एक प्रॉपर्टी के कारण तो हम उसको वेक्टर जैसे कंसिडर करते हैं। अपना चॉइस ऑफ डीएनए निकालते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। अब
इस क्वेश्चन में लिखो और क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिंस उन्होंने प्लाज्मिड के बारे में पूछा है तो वो तुम्हें बैक एंड याक के बारे में पूछ सकते हैं, वो PBR 322 के बारे में इन डिटेल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जरा वापस अपना पैटर्न लेवल को क्या करो, ऊपर उठाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तुम CUET दोगे, जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है सारी देने वाले हो, तो जो इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ यूज करोगे बाकी में भी अप्लाई हो जाएंगी। और अगर सच में अगर NTA का रिलीज हुआ, ये पेपर अगर निकला, मॉक टेस्ट निकला, तो मान के चलो भैया जो कट ऑफ है वो 230 से कब 240 बन जाए, मतलब 240 मतलब इन जनरल बता रही हूँ मैं, डिफरेंस बता रही हूँ कि सपोज करो 250 का पेपर है, मैं मान के चल रही हूँ, तुम्हें भले 40 ही करना है उसमें से, पर 250 का अभी सपोज करो कि पूरा 250 क्वेश्चन मार्क्स का है, तो अपना कट ऑफ अगर इतना सिंपल पेपर आने लगा, जो जो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर तुमको गवर्नमेंट की टॉप 14 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो वो भी तुम्हारे चॉइस की काउंसलिंग के टाइम पे, तो भैया बेस्ट चाहिए तो बेस्ट बनना पड़ेगा, सीधा सा लॉजिक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। डरा नहीं रही हो, नहीं तो बोलोगे मैम आपने तो डरा दिया, नहीं डरा नहीं रही हो, प्रिपेयर कर रही हूँ, नहीं तो फिर उस टाइम फील होगा कि काश एक और मार्क्स, एक मार्क आ जाता, अरे पॉइंट्स में मार्क्स आ जाते तो हमारी रैंक ऊपर हो जाती। इसलिए अब किससे कंपटीशन करना है, अगर ये NTA वाला भी पेपर तुमको इजी लग रहा है तो मार्क्स से कंपटीशन करो, कि जितने मार्क्स का पेपर है फुल लेके आएंगे भैया, अब किसी और से मत कंपटीशन करो, मार्क्स से हमेशा कंपटीशन करो। ठीक है, चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं वापस, मतलब एक सही एक गलत, दोनों सही दोनों गलत, वैसा वाला कुछ बात। DNA फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस, बिल्कुल सही, पॉलीमॉर्फिज्म पे ही तो बेस्ड है, मोर स्पेसिफिकली सैटेलाइट DNA, मोर स्पेसिफिकली क्या यूज करते हैं, VNTR प्रोब किए जाते हैं। ठीक, आगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल एट अ DNA लेवल, बिल्कुल सही, हम बता सकते हैं कि वेरिएशन कौन सी जगह पे है, ये सेम था तुम्हारी मम्मी के साइड से है, ये थोड़ा अलग था तो वेरिएशन हो गया DNA लेवल पे, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। The first rDNA मतलब recombinant DNA was constructed by linking antibiotic resistant gene with the native plasmid of। अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन देखोगे तुम बोलोगे मैम E. coli, कुछ नहीं आ रहा है E. coli, नहीं, ये तुम्हारी बुक में वापस एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये अपन को याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो बनाया गया था वो किस में बनाया गया था, साल्मोनेला टिम्फाइनम से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो लाइन है देखो एज इट इज NCERT की लाइन उठा के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये अपन को याद करना है। सिमिलरली याद रखो जितने भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे प्लीज कोई दूसरे रिफ्रेशर को हाथ भी मत लगाओ, NCERT के जितने एग्जाम्पल है, अब तुम क्या करोगे आज के मॉक टेस्ट के बाद, एक एक चैप्टर पकड़ो, सपोज उन्होंने लिखा है जूस्पोर, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम एग्जाम्पल ढूंढने कैसे हैं, सपोज उन्होंने लिखा जूस्पोर, ठीक है, तो जूस्पोर में तुम्हारे NCERT में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए सब एक जगह लिख के रखो। फिर उन्होंने दिया कोनेडिया, तो कोनेडिया के अंदर कौन से एग्जाम्पल दिए, ऐसे करके मतलब बेसिकली एग्जाम्पल या ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। फिर बैक्टीरियल अगर तुम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करो तो किसके अंदर दिया हुआ है, वो मतलब सारे की कैटेगरी बनाते चलो, यकीन मानना वो वहीं से क्वेश्चन बनने वाले तुम्हारे मेन एग्जाम में। वो NCERT वापस मैंने बताया था, थ्योरी NCERT के ऊपर पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल तो भले नीट एग्जाम भी क्यों ना हो वो स्टिक करते, उनको पता नहीं क्या प्यार है, जब से मतलब मेरे टाइम से वो चला है, मेरे पहले से चल रहा है, एग्जाम्पल तो NCERT के ही पकड़ते हैं, थ्योरी वो जरूर बाहर से पूछ लेते हैं, मतलब लॉजिक्स, थ्योरी, बिल्डअप ये सब बाहर से पूछते हैं, पर जहां डायरेक्ट क्वेश्चन की बारे में बात आती है तो वो सीधे के सीधे NCERT पे स्टिक करते हैं। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। चूज अ टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो तुमको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे कौन सी टेक्निक है, तुम्हारी ELISA है, ये तो पता ही है, एंटीजन एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट है। अच्छा, PCR क्या करती है, एम्प्लीफिकेशन करती है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी का कोई लेना देना नहीं भैया, DNA फ्रेगमेंट को अलग अलग करना, सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट या थिकनेस या बेस पेयर्स। ठीक, ELISA ये तो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है एंटीजन एंटीबॉडी पे। विडाल्ट है सर, ये तो डिटेक्शन है कि किसको टाइफॉइड हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर हुआ ELISA। मूव करें आगे, क्वेश्चन नंबर 38। अब पपाया प्लांट, अरे देखो जरा ध्यान से देखो, ये हमने एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व किया है मॉक टेस्ट 7 में, बिल्कुल एक क्वेश्चन का एक वर्ड भी अलग नहीं पढ़ा है हमने, एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है 7 या 8 में। ठीक है,
तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। चलो, तो मेरे को तो इतनी खुशी हुई थी जब मैंने एनटीए का मॉक टेस्ट देखा, मुझे लगा कि एज इट इज जो हम मॉक टेस्ट सॉल्व करें वही उठा के पक्का उसी बुक से सब बन रहा है या उसी सोर्स से बन रहा है, या हमारा ही तो कहीं कॉपी नहीं कर रहे। चलो देखो, तो अब पपाया प्लांट बियर्स फ्लावर, ठीक है भैया, पपाया प्लांट। अब उन्होंने थोड़ा सा जो मैंने मॉक टेस्ट करवाया था उसमें ऑप्शंस तो यही थे, पपाया प्लांट की जगह पे हमने पढ़ा था इस टाइप का कि एक फ्लावर है, एक एंजियोस्पर्म है जो सीड और फ्रूट नहीं बना पा रहा है, ठीक है। फ्लावर एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो सीड और फ्रूट नहीं बना पा रहा है। बताओ इनमें से चारों में से, ऑप्शंस यही थे, चारों में से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। याद आया? अगर पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा तो चलो देख लेते हैं। अब पपाया प्लांट बियर फ्लावर, अरे पपाया जैसे ही बोला तुम्हारे दिमाग में आएगा पपीता। पपीता हमने कौन सी कंडीशन में पढ़ा था? ये होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, मतलब एक प्लांट रहेगा जो मेल पपीता रहेगा, एक प्लांट रहेगा जो फीमेल पपीता रहेगा। अब पपीती मत बोलना, ठीक है, पपीता ही बोलेंगे। तो ऐसा पपाया जो प्लांट है वो मतलब मोनोइशियस नहीं होता, डाइशियस होता है, मतलब दोनों जेंडर रहते हैं, यूनिसेक्सुअल रहता है। एक ही प्लांट या एक ही फ्लावर के अंदर दोनों एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं मिलता, मतलब स्टैमिनेट और पिस्टिलेट दोनों एक ही में नहीं मिलता, दोनों अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट में मिलते हैं, मतलब सोचो प्लांट ही दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ कि दोनों कहने को तो पपाया फ्लावर है, मतलब प्लांट से तो फ्लावर भी होगा, पर अब बताओ एक में फ्रूट और सीड बन रहा है, एक में नहीं बन रहा। सीधा सा लॉजिक हो गया कि मैम एक में एक ही जेंडर है और वो जेंडर कौन सा है? मेल है, इसलिए वो ना फ्रूट बना पा रहा है ना सीड बना पा रहा है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, a papaya plant bear flower but does not produce fruit and seed. The most probable cause for the above situation is, तो इसको मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि मोनो मतलब क्या होता है? दोनों, जिसमें दोनों जेंडर प्रेजेंट हो। तो दोनों जेंडर मतलब बाइसेक्सुअल, पर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता तो वो फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस कर लेता, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता। मतलब सीधा सा लॉजिक है, वो फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक फ्लावर में एक ही जेंडर होगा, मतलब उसके लिए मोनोइशियस वर्ड नहीं आना चाहिए, डाइशियस वर्ड आना चाहिए। तो देखो जरा, जहां भी मोनोइशियस लिखा है काट दो, तो डाइशियस लिखा है, डाइशियस मोनो हटाओ, डाइशियस। चलो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब डाइशियस में क्या होना चाहिए? स्टेमन होना चाहिए कि पिस्टल होना चाहिए? सिर्फ मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट होना चाहिए। पिस्टिलेट जहां जहां लिखा है काट दो। चलो देखते हैं। एंड बियर ओनली पिस्टिलेट, अरे फीमेल होता तो दोनों प्रोड्यूस कर लेता। द फ्लावर इज डाइशियस एंड बियर बोथ होता, मतलब वो तो अगर दोनों होता तो डाइशियस थोड़ी ना बोलेंगे, मोनोइशियस बोलेंगे। गलत। अब तुम्हारा ऑप्शन क्या बचा आखिरी वाला, फिर भी देख लो। द प्लांट इज डाइशियस, मतलब एक ही जेंडर है, ठीक। एंड बियर ओनली स्टैमिनेट, मतलब मेल फ्लावर है, तभी तो नहीं बन रहा है तुम्हारा, ना फ्रूट बन रहा है ना सीड बन रहा है। आंसर देखो, हुआ क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एन इन्वर्टेड पिरामिड। ये क्वेश्चन तक एज इट इज हमने पढ़ा हुआ है कि इन्वर्टेड पिरामिड बताओ कहां देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शन होता है, हर जगह तुम्हें अपराइट पिरामिड मिलता है, इन्वर्टेड पिरामिड सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलता है। जब मैंने सॉल्व कराया था मॉक टेस्ट, उसमें ऑप्शन में था पॉन्ड इकोसिस्टम, तो वो भी एक्वेटिक ही है ना। तो कोई भी चीज एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, पॉन्ड बोलो, सी बोलो, मरीन बोलो, सारे उसी में एंटर हो जाएंगे, मतलब उसी कैटेगरी में आएंगे। तो पूछा, बताओ एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इज रिप्रेजेंटेड बाय, अरे भैया ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ऑफ बिग ट्री नहीं, उसके बाद ग्रासलैंड नहीं, ट्रॉपिकल फ्रेश इकोसिस्टम नहीं। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, वापस एक सही एक गलत। देखते हैं स्टेटमेंट 1, चलो पढ़ लेते हैं पहले। यूक्रोमैटिन इज टाइटली पैक्ड डीएनए, क्या बकवास लिखी है। अगर याद होगा तो डीएनए दो तरीके का नहीं बोल सकते, डीएनए में दो जगह रहती है। एक है जो टाइटली पैक है, जो डार्कली स्टेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। एक है जो लूज है, जो लाइटली स्टेन है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, उसको क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। यहाँ क्या लिखा है? उल्टा लिखा है, यूक्रोमैटिन इज टाइटली पैक। नहीं, पूरी प्योर बकवास, अखंड बकवास, ठीक है। विच स्टेन डार्क एंड इज एक्सट्रीम न्यूक्लियर स्टेन, गलत गलत गलत। अगला देख लो, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है, लगा दो डिडक्शन मेथड। स्टेटमेंट 1 गलत, अभी इसके लिए होल्ड कर लेते हैं क्योंकि दूसरा क्या बोल रहा है। और स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट ही है। हेटेरोक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड डीएनए, नहीं पूरा ही उल्टा बोल के रखा है। यहाँ हेटेरोक्रोमैटिन की जगह पे अगर यूक्रोमैटिन लिखा रहता तो ठीक था, पर दोनों स्टेटमेंट है गलत, तो तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो मूव करें, इजी था ये तो, एकदम सीधे सीधे पूछा था। चलो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे।
Based on the following information, answer the question given below. Within a region, अच्छा ये दिया हुआ है इन्होंने, एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप दिया हुआ है, दिख रहा है तुमको? ठीक है, उसमें से अलग अलग लैग एंड लॉग स्केल दिया है, ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं. Within a region, species richness increase with increasing explore area but up to a limit. The given graph explain this relationship. इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, दो इन्होंने एनटीए से पब्लिश किया, पर इतना भी सीधा सीधा एकदम लड्डू नहीं देंगे कि लो भैया बता दो इसका आंसर क्या है. इतना अगर सिंपल करना होता तो फिर तो भैया कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, यकीन मानो बहुत ज्यादा ऊपर कर देंगे वो कट ऑफ को. फिर भी कौन सा है ये? अभी तो हमने बोला स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, तो मुझे बताओ जल्दी. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का कोई ग्राफ था? कोई ग्राफ नहीं था, बस हाइपोथेसिस दी हुई थी कि एक मान लो कि हर स्पीशीज का अपना अपना की रोल है, अगर एक एक करके हटाते चलोगे तो एट द एंड पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. जहां पे रिवेट को एक स्क्रू से, एक स्पीशीज से कंपेयर किया गया था और पूरे इकोसिस्टम को एक प्लेन से कंपेयर किया गया था. पर हमको पता है ये ग्राफ किसका है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का है. तो सीधा सीधा क्वेश्चन. अच्छा जल्दी बताओ, ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हम्बोल्ट. याद आया? ठीक. उसमें z की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए अगर याद होगा तो, ठीक है. और इसका कुछ पर्टिकुलर शेप है, क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बहुत बढ़िया, अगर याद होगा तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन तुम्हारे 12th बोर्ड में भी आया था, अगर याद होगा तो. चलो देख लेते हैं. अच्छा, और प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टेक्सा नहीं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं. तो करेक्ट आंसर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे. सेम ग्राफ चल रहा है, अब उन्होंने इंफॉर्मेशन चेंज कर दी है. विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट अप टू अ लिमिट. द गिवन ग्राफ एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप. ठीक है, इक्वेशन फॉर रिलेशनशिप ए बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया इज. तो ए वाला तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये दिया गया है एक इक्वेशन से जिसका नाम है log s, जहां s रिप्रेजेंट करता है क्या? तुम्हारा स्पीशीज रिचनेस. C रिप्रेजेंट करता है क्या? तुम्हारा कांस्टेंट. उसके बाद Z है तुम्हारा, यही पूछा है, और A है हुआ तुम्हारा एरिया. एक है रिग्रेशन कोएफिशिएंट और तुम्हारा है एक Y इंटरसेप्ट. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था 12th बोर्ड के, अगर ध्यान से देख सको तो वही उन्होंने पूछ लिया. इजी है, तुम्हारे बुक में ये लैग लॉग स्केलर, यहीं पे ये इक्वेशन भी लिखी हुई है. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. वापस आ गए इसी क्वेश्चन पे, उसकी एक वैल्यू भी दी हुई है, तो वही शायद उन्होंने पूछा होगा. वापस वही चीज, सारी चीज. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट z. याद करो, यही तुमको लिखना था. अब जिन लोगों ने सिर्फ कोएफिशिएंट लिखा है कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे. रिग्रेशन कोएफिशिएंट लिखना इंपॉर्टेंट था या स्लोप ऑफ लाइन लिखना इंपॉर्टेंट था. वही सी तुम्हारा क्या था? y इंटरसेप्ट. कांस्टेंट नहीं, y इंटरसेप्ट. ठीक है, चलो अब कुछ लोगों ने कांस्टेंट लिखा है, कट गए होंगे मार्क्स, पक्के से बता रही हूँ. ओके. What is the value of the slope of line or regression coefficient z for frugivorous birds? अब देखो ये वापस बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो तुम्हारी बुक में ये लाइन ही उठा के उन्होंने बुक की लाइन दे दी है. तो इसका आंसर क्या है? z की वैल्यू फ्रूगीवोरस मतलब जो फ्रूट खा रही है ना, जो बर्ड जो फ्रूट पे डिपेंडेंट है, जिनका सोर्स ऑफ फूड क्या है? फ्रूट. तो उसका आंसर है 1.5. वापस स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बुक का. अच्छा, यहीं पे तुमने z की दो वैल्यूज भी पढ़ी थी कि अगर वैल्यू तुम्हारे 0.1 से लेके 0.2 के बीच में आ रही, तो तुम छोटा एरिया देख रहे हो, बड़ा एरिया देख रहे हो तो वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब कॉन्टिनेंटल लेवल पे देख रहे हो तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे. वापस वही ग्राफ है, वो पूछ रहे थे शेप ऑफ द कर्व फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा इज. अभी तो बोला हमने, स्टार्टिंग में बोला था क्या है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये भी क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे 12th बोर्ड में. सोचो, उन्होंने क्वेश्चन जो 12th बोर्ड का एक क्वेश्चन था उससे उठा के 4 क्वेश्चन बना दिए. पर वापस बता देती हूँ, इतना भी सिंपल पेपर नहीं आएगा, और अगर आ गया इतना सिंपल तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है. मतलब अगर ये 250 का पेपर है, सपोज करो 250 तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स है, तो अगर इस टाइप का पेपर आ गया तो 240 भी कट ऑफ हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वापस सीट्स तो लिमिटेड ही हैं. ठीक है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, बाकी भी हैं कुछ यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी मिक्स्ड हैं उसमें. चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 45. लो आ गया. किसने दिया था? हमने तो स्टार्टिंग में ही बोला था डिस्कशन के टाइम पे, हम्बोल्ट ने दिया था. यही पूछ रहे हैं, हु गेव दिस कंसेप्ट ऑफ एन इंक्रीज इन स्पीशीज रिचनेस विद द इंक्रीजिंग एरिया? हम्बोल्ट. इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन.
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब पैरा बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन सॉल्व किया, एक वर्ड का भी अंतर नहीं है इसमें। ये कहाँ सॉल्व किया था ये मैं बता देती हूँ तुमको। जब मैं तुम्हें 12th बोर्ड की तैयारी करवा रही थी, उसमें हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किए थे तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, उस वाले चैप्टर के, और तुम्हारा जो चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अगर तुम जाके वो वीडियो देखोगे जिसमें हमने केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के, एग्जैक्टली एक केस यही है, कुछ अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं एनटीए में भी, कितनी बढ़िया बात है, मतलब अपनी तैयारी एकदम सही चल रही है। चलो, एनटी ऐसा तो नहीं किया एनटी ने अपने वीडियो देख लिया और क्वेश्चन पेपर बना दिया, क्या पता। चलो देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं केस स्टडी बेस्ड में। कहाँ पे, वापस मैं चैप्टर बता रही हूँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखोगे, यही क्वेश्चन वहां डिस्कस किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म पी हैज थिक लिप्स एंड टंग सो दैट इट कैन इजिली फीड ऑन कॉमनली अवेलेबल स्पाइनी प्लांट। तो अगर याद करो, स्पाइनी प्लांट किस जगह का एडेप्टेशन है, हुआ तुम्हारे डेजर्ट प्लांट्स का, मतलब जेरोफिटिक प्लांट्स का, क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, पानी को जैसे तैसे बचाया। वो थोड़ी ना चाहते कि कोई भी आके हर्बीवर उसको खा जाए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, स्पाइन्स क्रिएट कर दिए। पर याद करो, हमने पढ़ा है कि जहां पे प्रे इवॉल्व होता है, प्रीडेटर भी इवॉल्व हो गया। तो इसको खाने वाले थे हर्बीवर, जैसे कैमल हो गया, तो उसने अपनी थिक जो लिप्स है वो कैसे उसके हो गए, लिप्स हो गए थिक एंड टंग हो गई स्टिफ, ठीक। चलो, मतलब पी वाला है तुम्हारा डेजर्ट वाला, पी ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहता है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म क्यू हैज अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट अंडर द स्किन। तो जो थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू की लेयर रहती है उसको हम ब्लबर बोलते हैं। ये तुम पढ़ चुके हो एक ठंड वाली एक्सट्रीम कंडीशन में, जहां पे परमाफ्रॉस्ट रीजन है, जहां पे बहुत ठंडी है, तो पोलार बियर जैसे एग्जांपल हो गए, ये सब अपने अंदर फैट की थिक लेयर डिपॉजिट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म क्यू है ये ठंडी एरिया में रह रहा है ना, पोलार रीजन हो सकते हैं, हिमालयन रीजन हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, इट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स टू वॉक स्टेडली ऑन स्टीप सरफेस एंड लिव इन बरो ड्यूरिंग विंटर। वो विंटर ही बोल रहे हैं, तो मतलब पूरी कहानी बता दी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब बरो है तो हो सकता है कोई छोटा मैमल हो, ठीक है, पर वापस छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं, सिंस बरो बोल रहे हैं तो पक्का वो रैबिट वैबिट कैटेगरी का होगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिज्म आर हैज ब्राइट कलर एंड स्टिकी पैड ऑन इट्स फिंगर एंड टोज, इट लिव्स ऑन ट्री। तो आर जो ब्राइट कलर है, स्टिकी पैड से हम पढ़ चुके हैं, ये अलग अलग टाइप के फ्रॉग्स होते हैं, एकदम फ्लोरोसेंट ग्रीन, फ्लोरोसेंट ऑरेंज, फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट येलो। ये बेसिकली इतने ब्राइट कलर्स इसलिए होते कि बताते कि भैया मैं पॉइजनस हूं, मेरे पास में मत आना। और ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। देखो ये सेम वही पैरा है, ऐसा लग रहा है मैं पूरा केस स्टडी ही डिस्कस कर रही हूँ, वापस वही वाला वीडियो। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये मान के चलो अगले जो 5 क्वेश्चन है वो इसी पैरा पे बेस्ड है, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हैबिटेट, हैबिटेट पूछ रहे हैं फॉर द ऑर्गेनिज्म पी रिगार्डिंग इट्स एडेप्टेशन। पी का पूछ रहे करेक्ट हैबिटेट बताओ। तो भैया ये तो रहा था कहाँ पे, ग्रासलैंड बोल रही हूँ, ये स्पाइनी फीचर कहाँ था, डेजर्ट था। तो सीधा सा आंसर आ गया कि डेजर्ट बायोम इसका एडेप्टेशन हुआ। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब पैरा वही सेम चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म क्यू। तो क्यू हमने पढ़ा था कि ठंडी वाली जगह होना चाहिए, मतलब पोलार ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, है ना। देखो जरा, टुंड्रा पोलार बियर, बहुत बढ़िया, एकदम फिट हो रहा है। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, ग्रास लैंड बिग हॉर्न शीप नहीं, डेजर्ट कैमल नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, टुंड्रा पोलार बियर। चलो आगे देख लेते हैं, सेम पैरा चल रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वर्ड है इनकरेक्ट। अभी तक क्या चल रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब वो पूछ रहे इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म आर हैबिटेट। तो आर वाला अगर तुम देखो तो ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और पूछा है करेक्ट, मतलब इसको सॉल्व कैसे करोगे, चारों ऑप्शन एक एक करके पढ़ने। अगर वो ऑप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को फॉलो कर रहा है तो वो आंसर नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, इनकरेक्ट, मतलब वो किसी और हैबिटेट को डिस्क्राइब कर रहा होगा। स्टार्ट करें, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, ध्यान से पढ़ना। द वेजिटेशन शो स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे बड़े पेड़ मिलेंगे, मतलब ऐसे स्ट्राटा में, लेयर्स में डिवाइड रहेगा। सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ होता है, रेन फॉरेस्ट में, सबसे बड़ा कैनोपी रहेगा, बड़े बड़े टॉल ट्री, फिर आएंगे उसके नीचे शर्ब्स, हर्ब्स, फिर नीचे घास आएगी। तो
तो ये स्ट्रैटिफिकेशन तो है, किस में पाया जाता है? रेन फॉरेस्ट में, डेजर्ट में थोड़ी ना मिलेगा। अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ तुम्हें डेजर्ट दिया है, डेजर्ट में कहाँ पेड़ पौधे तो मिल नहीं रहे, तुम स्ट्रैटिफिकेशन करोगे। अच्छा, दूसरा है तुम्हारा ठंडा एरिया, वहां भी मिलते नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ मिलता है तुमको? रेन फॉरेस्ट में, जिसमें आता है तुम्हारा ऑर्गेनिज्म आर। ठीक, तो ये तो भैया रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टर है, पर पूछा है इनकरेक्ट, इसलिए इसको हटा दो। एपीफाइटिक ग्रोथ इज रिच। एपीफाइट सबसे पहले बताओ क्या होते हैं? एपीफाइट उन प्लांट्स को बोला जाता है जो दूसरे प्लांट्स पे चढ़ते हैं सपोर्ट के लिए, पैरासाइट नहीं होते वापस, उनको सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती। इसलिए जैसे ऑर्किड्स हो गए, वो मैंगो ट्री पे चढ़ रही है, कोई बड़े ट्री पे चढ़े ताकि थोड़ी सी धूप दे दो भैया, तो पैरासाइट नहीं है। पर ये इतना ज्यादा, तुम अगर एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट भी लेके आ रहे हो, तो ये तो रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टर हुआ ना, जब पूरा का पूरा कैनोपी से ढक रहा है, नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंच रही है, तो ये तो रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पूछा है नहीं है, हटाओ इसे। स्टैंडिंग क्रॉप इज हाईएस्ट। भैया रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रोडक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप किससे रेफर किया जाता है? प्रोड्यूसर लेवल। हम बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली प्रोड्यूसर लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल पे जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो वैसे भी सबसे ज्यादा स्पीशीएशन होता है, सबसे ज्यादा नंबर में भी, मतलब वेरिएशन वाइज भी सबसे ज्यादा स्पीशीज मिल रही है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो ये तो भैया कैरेक्टर हुआ किसका? तुम्हारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, पर पूछा है नहीं। अब उस लॉजिक से तो हो गया तुम्हारा आंसर नंबर डी, पर एक बार पढ़ भी लो, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, इसलिए पढ़ लो। देखो, डीप रूटेड श्रब्स। अब मुझे बात बताओ, अगर कोई श्रब है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहा है, उसको डीप रूट लगाने की जरूरत है क्या? वो तो पूरे टाइम ही बारिश होने वाली, तो डीप रूट रखने की जरूरत ही क्या पड़ गई? वो तो जरा शैलो रूट रख लेता तो भी पानी मिल जाता। तो मुझे बताओ डीप रूट कहाँ आएगा? डेजर्ट वाली प्लांट में, जहां पे पानी ऊपर ऊपर सरफेस में नहीं मिल रहा है, तो है पौधा इतना सा, पर उससे डबल ट्रिपल क्या है उसकी रूट की लेंथ है, कहीं तो पानी मिल जाए। तो डीप रूटेड श्रब्स किसका कैरेक्टर हुआ? तुम्हारे डेजर्ट प्लांट का। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। आर कॉमनली ड्यू टू अबंडेंट सनलाइट। अरे अबंडेंट से, तो पहली बात लाइन ही गलत है। अबंडेंट सनलाइट के कारण डीप रूटेड नहीं होते, पानी की स्कैरसिटी होती है इसलिए डीप रूटेड होता है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा, और पूछा उन्होंने वही है कि इनकरेक्ट क्या है, तो आंसर आया तुम्हारा डी। मूव करें आगे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सेम वही पैरा चल रहा है, लाइन देखो। The dominant plant in a habitat where P live could be। तो P हुआ तुम्हारा डेजर्ट, तो डेजर्ट में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? कैक्टस मिलता है। क्या लिखा है? कैक्टस लिखा है। उसी का टेक्निकल जो तुमने स्पॉटिंग में सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिकल में सॉल्व किया होगा, क्या लिखा है यहाँ पे? ओपुंशिया। देखो जरा, तो ये तुम्हारा ओपुंशिया हुआ करेक्ट आंसर। अब भी बोथ ए एंड सी नहीं आएगा कि देवदार तुम्हारे डेजर्ट में नहीं मिलता है ना, बड़ा पेड़ है, कहाँ से पेड़ लेके आ रहे हो? छोटे छोटे हर्ब्स एंड शर्ब्स मिलते हैं, तो ओपुंशिया मतलब कैक्टस हुआ तुम्हारा करेक्ट आंसर। और हमारे मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन देखो जरा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने बोला था एंट्रेंस एग्जाम वालों को एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एग्जाम्पल से अलग प्यार होता है। वो वही क्वेश्चन पूछेंगे, वही डायग्राम्स पूछेंगे, लेबलिंग हटा के। देखो दिख रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, लेबलिंग्स हटा दी। अच्छा चलो, हम पैरा भी नहीं पढ़ते, हम वैसे ही सॉल्व कर लेते। और अगर याद होगा तो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था केस स्टडी बेस्ड में। ठीक है, चलो हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ए बताओ जल्दी क्या लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में? डेजर्ट। ठीक, उसके बाद बी बताओ क्या लिखा हुआ है? अगर देखोगे तो तुम्हें ग्रासलैंड दिखेगा। सी बताओ क्या लिखा हुआ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, डी बताओ क्या लिखा है? टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा, ई बताओ क्या लिखा है? तुम्हारी बुक का ही डायग्राम है, कहीं और से नहीं। और अगर एफ होगा तो ये कोल्डर क्लाइमेट, पोलर रीजन, ये सब लिखा हुआ है। अब वापस पैरा तो वही चल रहा है, देखो ये पैरा तो वही चल रहा है, बस इसमें अब पूछा है क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म पी, क्यू एंड आर। अब हमें पता है अब सॉल्व कैसे करना है। पी क्या है तुम्हारा? डेजर्ट वाला है, तो डेजर्ट वाला कहाँ फिट होगा? इसमें ए में फिट होगा। ठीक है, मतलब पी का आंसर आना चाहिए ए। अच्छा, क्यू वाला कौन सा है? ध्यान से देखो, तो ये पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन है तो आना चाहिए तुम्हारा एफ। और आखिरी है आर, तो आर है तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये आना चाहिए तुम्हारा सी। मतलब इक्वेशन बनना चाहिए ए एफ सी। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो मैंने केस स्टडी में करवाया था, कुछ भी अंतर नहीं, उन्होंने एक वर्ड भी यहां से वहां नहीं किया है। तो आंसर क्या था? ए एफ सी। ए एफ सी, सी हुआ क्लियर। तो यहां पे तुम्हारा खत्म होता है क्या?
तुम्हारा हो गया खत्म मॉक टेस्ट। किसके द्वारा दिया, पब्लिश किया हुआ एनटीए वाला। अगर तुम देखोगे तो इसके आखिरी वाले 10 क्वेश्चन तो पूरे के पूरे हमारे केस स्टडी में से उठाए हुए हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इस पेपर में अराउंड 50% क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में डायरेक्टली, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कुछ क्वेश्चन केस स्टडी से लिए हुए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। और हम डायग्राम बेस में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो मतलब तैयारी तो सही चल रही है। तो बने रहना है, और मॉक टेस्ट में आती रहूंगी लेके, सारे मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं, क्योंकि टाइम कम है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। इसलिए क्या करना है, सारे मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, लर्न कर रहे हैं। हर मॉक टेस्ट के बाद कुछ टास्क देती हूँ, वो करना है। और अगर इस लेवल का पेपर आने वाला है तो क्या कट ऑफ बहुत ऊपर हो जाएगा। तो अभी तक मैं तुम्हें टारगेट देती थी कि 250 में से 200 मार्क्स लेके आओ। अब मैं टारगेट चेंज कर रही हूँ, टाइम कम है इसलिए अब 250 में से टारगेट करो कि तुम्हारे 230 के ऊपर आए। 230 फिर भी कम रखा है मैंने, क्योंकि अगर ये लेवल है तो नहीं तो यहाँ पे तो 240 कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं, हम मिलते हैं अगले, मूव नहीं करते, मूव करेंगे पर अगले मॉक टेस्ट पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।